हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीए इंटरमीडिएट के टैक्सेशन पेपर जो सितंबर 25 अटेम्प्ट के अंदर आया है, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्यूशन भी यहीं पर ही डिस्कस करते चले जाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया जहां पर मैंने टैक्सेशन पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है। 1 घंटे की वीडियो है, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के एमसीक्यूज उसमें डिस्कस हैं। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पर एमसीक्यूज की डिस्कशन हो चुकी है। इस वीडियो में मैं मेनली डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करूंगा और यहां पर हम दोनों के ही इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस के अंदर मैंने यहां पर देखा है कि एक दो जगह पे थोड़ी सी ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस बनाई जा सकती हैं, तो जहां जहां पर भी ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस होती हैं मैं दोनों अजम्पशंस डिस्कस करूंगा। लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिस दिन हमारा एग्जाम हुआ है उससे अगले दिन, तो एट प्रेजेंट मेरे पास कोई आईसीआई का सजेस्टेड आंसर नहीं है, मेरे पास कोई आंसर की नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर्स हैं मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। आपकी और मेरी इंटरप्रिटेशन या एजम्पशन कहीं पर डिफरेंट हो सकती है, तो जो मैंने डिस्कस किया वैसे तो मैं कोशिश करूंगा हर पॉसिबल एजम्पशन जो बन सकती है उसके हिसाब से आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। सजेस्टेड आंसर में उनमें से कोई ना कोई एजम्पशन के बेसिस पे आंसर दे रखा होगा, बट स्टिल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका और मेरा व्यू पॉइंट किसी चीज के लेकर डिसएग्री करते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द आंसर कि क्या वो व्यू पॉइंट, वो एजम्पशन लेना पॉसिबल है या नहीं। अगर आपको कोई डाउट है ऊपर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी अपने डाउट को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, यहां पे फिर से बोल रहा हूं, जो इस बार का टैक्सेशन का पेपर आया है ना, वो पिछले 2 4 5 अटेम्प्ट से देखा जाए तो काफी कंपैरेटिवली इजियर साइड पर आया है। और उसका रीजन क्या है, हम अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे यहां पर क्वेश्चंस तो देखो वैसे का वैसे ही आएंगे, वही पहला क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, वही फिर आगे 10 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, उसमें थोड़ा कुछ चेंज आएगा, बट द एवरीथिंग लाइज इन द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, इन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग। इस बार जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं वहां पर कोई भी हिडन पॉइंट्स, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स नहीं है, मतलब ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है, कंपैरेटिवली कम है। तो कोई भी बच्चा मेरे हिसाब से इस पेपर में जो ढंग से पढ़ रहा है, जिसने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करे हैं, वो यहां पर 60 अबव तो आसानी से ले सकता है। एमसीक्यूज में सिर्फ एक एमसीक्यू अगर आपको याद हो, वो आरडब्ल्यूए वाला, उसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 2 3 जगह ऐसी हैं जहां पर एजम्पशन की दिक्कत है, क्वेश्चन ने थोड़ी इंफॉर्मेशन कम दी है, बट एज सच मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो मुश्किल की कैटेगरी में डाला जा सकता है। विद दैट थिंग इन माइंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है इनकम टैक्स का 15 नंबर का क्वेश्चन। एक बार ओवरऑल पढ़ लेते हैं। मिस्टर राम इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल 58 ईयर्स का, यानी वो सीनियर सिटीजन तो नहीं है, सीनियर सिटीजन को रूल आउट कर दिया। एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग को मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलता है, ट्रेडर को नहीं मिलता, तो उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग को अंडरलाइन कर लिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज प्रॉफिट ऑफ 52 लाख, और अब ध्यान दो पीएनएल फॉर्मेट में नहीं बनाया, बट वो कह रहा है जो 52 लाख है उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह ऑलरेडी डिडक्टेड है, बट टैक्स अभी डिडक्टेड नहीं है। एंड फॉलोइंग आइटम्स जो नीचे दे रखी हैं वो भी ऑलरेडी डेबिटेड क्रेडिटेड हैं। ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब ऑलरेडी किया जा चुका है, एंड अकॉर्डिंगली हमें जैसे पीएनएल दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, हमें रेक्टिफिकेशंस करनी होती हैं, सेम वे में है, बस पीएनएल फॉर्मेट में नहीं दे रखा। अब एक एक करके जो एडजस्टमेंट्स हैं वो तो सारी रीड करते हैं, उसकी टेंशन मत लो, बट पहले लास्ट में आ जाते हैं, देखते हैं पूछा क्या गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ऑब्वियसली 15 नंबर के क्वेश्चन में यही पूछते हैं, अंडर बोथ द रिजीम्स, नॉर्मल एज वेल एज 115 बीएसी, एंड सजेस्ट द वन विच इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। राम प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स और मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है जी, दोनों तरह से करना है। और जब भी क्वेश्चन दोनों तरह से करना होता है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप ज्यादा कंफर्टेबल आमतौर पे रेगुलर रिजीम या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल रिजीम में होते हो, तो आप अपना मेन सॉल्यूशन नॉर्मल रिजीम के हिसाब से करोगे। उसके बाद 115 बीएसी को करने के लिए सारा क्वेश्चन फिर से सॉल्व नहीं करना, जो आपका आंसर आ रहा है उसी में थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर देनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप पहले नॉर्मल जिम के हिसाब से सॉल्व करो, उसका टैक्स लायबिलिटी भी निकालो, फिर एक छोटी सी टेबल बनेगी, सिर्फ 2 3 चीजें जो 115 बीएसी में यानी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में अलग है, सिर्फ उसी का इंपैक्ट लेंगे, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करें। वैसे देखो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो इस बार 1.5 पेज का भी नहीं है, 1.25 पेज का क्वेश्चन है, नहीं तो कई बार तो 2 2 पेज के क्वेश्चन जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं यहां पर साथ साथ आपको चलो पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, एडलेस बताता जाता हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट आई एज्यूम आप कर लोगे।
डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स 28 लाख की है, इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन 1.5 लाख की। देखो पहली बात तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आमतौर पे अलाउड होती है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन ने ये नहीं बताया स्पेसिफाइड प्लांट एंड मशीनरी है या नहीं, बट हम एज्यूम करते हैं फैक्ट्री में लगी है, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं है, तो यहां पर हमारी 28 लाख की डेप्रिसिएशन में अगर एडिशनल जुड़ी है, नॉर्मल रिजीम में कुछ नहीं करना। सो एज फार एज नॉर्मल रिजीम इज कंसर्न्ड हमारा ये अलाउड है, और अलाउड है हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रीटमेंट। बट अब अगर बात करें 115 बीएसी की, 115 बीएसी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो हमारी अलाउड होती है बट एडिशनल अलाउड नहीं होती, और क्योंकि एडिशनल अलाउड नहीं होती तो 115 बीएसी में क्या होगा, हम एडिशनल को एड बैक कर देंगे। तो नॉर्मल तो आप अपनी कैलकुलेशन खुद करो, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आपका आंसर आ जाएगा ना, अगर आपने टोटल इनकम निकाल दी एज पर नॉर्मल रिजीम, नॉर्मल रिजीम की कैलकुलेशन आप साथ में खुद करते जाना, मैं कह रहा हूं जो भी यहां पर नॉर्मल रिजीम होगी उसके अंदर एक एडजस्टमेंट तो हमें पता लग गई, हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, क्योंकि 115 बीएसी के केस में वो अलाउड नहीं होती, तो उसे हम उस समय क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। बट फिलहाल नॉर्मल रिजीम में जब आप आंसर निकाल रहे हो वहां पर हमें कुछ भी ऐड बैक नहीं करना। ठीक है जी, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 2,10,000 फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर 234B। इनकम टैक्स के अंदर कोई भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो 234A का हो, 234B हो, 234C हो, या टीडीएस लेट डिपॉजिट कराने के लिए 201 का इंटरेस्ट हो, इनकम टैक्स के इंटरेस्ट अलाउड नहीं होते, ये डिसअलाउड हो जाएगा। ऑलरेडी हमने डेबिटेड कर रखा है तो इसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, और ये डिसअलाउड दोनों केसेस में होगा, दोनों रिजीम में आंसर सेम रहेगा। ठीक है जी, तो आप अपना अगर जो रेगुलर रिजीम का आंसर कर रहे हो उसमें क्या करेंगे, इसे ऐड बैक कर देंगे। चलो वो भी मैं कैलकुलेशन साथ साथ ही करता रहूं, जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने क्या किया, साथ में एक और भी शीट खोल लिया ताकि मैं इधर रेगुलर रिजीम के हिसाब से भी करता जाऊं। रेगुलर रिजीम के हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट क्या आ गया, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट दे रखा है 52 लाख रुपीज। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आप करोगे, आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन में तो कुछ करनी नहीं है, आप एड बैक कर दोगे कितना, 2,10,000 रुपए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.5 लाख रुपए पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट द व्हाइट वॉश एट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। Tax was not deducted at source and the contractor did not file the return. TDS ना काटने पर सेक्शन 40A1 होता है और 40A1A होता है। दोनों में फर्क क्या होता है, 40A का क्लॉज नंबर 1 लगता है अगर हम पेमेंट नॉन रेजिडेंट्स को कर रहे हैं या पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, टीडीएस नहीं काट रहे या उसको डिपॉजिट नहीं करा रहे। 40A1A होता है अगर पेमेंट रेजिडेंट को हो रही है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमें ये नहीं बता रखा कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, और पेमेंट इनसाइड इंडिया करिए या आउटसाइड इंडिया। अब ऑब्वियस की बात है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट इज रीजनेबल टू एज्यूम, हमने एज्यूम किया दैट हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रेजिडेंट है। सर फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है डिसअलाउंस दोनों सेक्शन में है। 40A1 के अंदर 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होता है, 40A1A के अंदर 30% डिसअलाउड होता है। तो मेरे हिसाब से लॉजिकल एजम्पशन वही होगी अगर हम रेजिडेंट मान के चलेंगे, दैट इज व्हाट हम जो क्लास में भी किया करते थे। क्लास में भी हम रेजिडेंट ही एज्यूम करते हैं अनलेस क्वेश्चन खुद बोले। तो 3.5 लाख का 30% हो गया 1,05,000। 1,05,000 को हमें क्या करना है, डिसअलाउ करना है। ये खर्चा ऑलरेडी डेबिटेड है, डेबिटेड है तो हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, ऐड 1,05,000, और यहां पर डिसअलाउ करने के लिए सेक्शन कौन सा यूज किया, 40A का क्लॉज नंबर 1A। अच्छा, क्या दोनों रिजीम के अंदर डिसअलाउ होगा, द आंसर इज यस। ठीक है जी, दोनों रिजीम के अंदर सेम टू सेम रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड 3 लाख रुपए पेड बाय वे ऑफ चेक। पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, डोनेशन है, पहली बात तो यहां पर हम करेंगे डिसअलाउ पीजीबीपी में, बट एट द सेम टाइम आपको 80G में रिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो आप नॉर्मल रिजीम में अभी के लिए क्या करोगे, आप डिसअलाउ कर दोगे। डिसअलाउ क्यों कर दोगे, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। सेक्शन 37 में आप बोलोगे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सो यू विल ऐड बैक। 3 लाख आपने ऐड बैक कर दिया, बट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक 80G की एंट्री और देनी है। बट ये 80G का जो कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान दीजिएगा, 80G सिर्फ और सिर्फ आपका कहां पर होता है, रेगुलर रिजीम में होता है, नॉर्मल रिजीम में होता है। 80G आपका 115 बीएसई के केस में नहीं मिलेगा। ठीक है जी, 80G भी 100% की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर जब मैं नॉर्मल रिजीम कर रहा हूं तब तो मैं 80G दूंगा, बट जो मैं ये 115 बीएसई के हिसाब से निकाल रहा हूं ना, वहां पर मैं माइनस कर दूंगा क्या, जो भी 80G की रिडक्शन दी है टोटल इनकम निकालने का, मैं 80G की रिडक्शन को वहां पर डिसअलाउ कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट चार्जेस इन अ ब्रोशर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट करी है, 37(2)(b) में हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर हमें ये 80 जीजीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। द आंसर इज 80 जीजीसी नहीं मिलेगा। कारण हमारी जो एक्सप्लेनेशन है जिसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को डीम्ड डोनेशन मानकर उसको अलाउ कर देते हैं, वो एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किया था 80 जीजीबी में तो है बट 80 जीजीसी में नहीं है। 80 जीजीबी कंपनीज के केस में लगता है और मैंने आपको बताया भी था ये जो हमने डीमिंग फिक्शन क्रिएट करी है, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को डीम डोनेशन माना है, ये कंपनी लॉ से बोरो किया है। दैट इज वाई वो 80 जीजीबी के अंदर तो एक्सप्लेनेशन है बट 80 जीजीसी में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अकॉर्डिंगली जीजीबी यहां पर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम कंपनी नहीं है, और जीजीसी के अंदर कंट्रीब्यूशन को डीम्ड डोनेशन मानने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 80 जीजीसी अलाउ नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जिस बच्चे का ये पेपर यूज कर रहे हैं हम, तो इसने 80 जीजीसी लिख रखा है बट 80 जीजीसी अलाउ नहीं होगा यहां पर। तो आप नॉर्मल रिजीम में क्या करोगे, सिंपली ऐड बैक कर दोगे, 80 जीजीसी नहीं लेना बाद में, ठीक है जी, और आप ऐड बैक कर दोगे 37(2)(b) के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट इन अ पॉलिटिकल पार्टी सॉवेनियर क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे 40,000 रुपए। राइट, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट, अच्छा ये हमारा 115 बीएससी में तो ऑब्वियसली बात है चैप्टर 6 मिलता ही नहीं है और यहां पर भी हमने 80 जीसी नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्टेन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट पे किया है और ड्यू डेट से पहले नहीं किया। अब आपको याद कराऊं 43B के अंदर सारे इंटरेस्ट कवर नहीं होते। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, वन लाइन में मैंने आपको बोला था ऑर्गेनाइज सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक भी उसके अंदर आता है। तो हमारा 43B यहां पर अप्लाई होगा और 43B कहता है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले पेमेंट कर दो। हमने यहां पर नहीं किया तो हमारा 43B में ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ऑलरेडी हमने डेबिटेड कर दिया है तो 2,60,000 को हम ऐड बैक कर देंगे 43B में। दोनों रिजीम के अंदर सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है। Contribution towards pension scheme 1.5 लाख रुपए, द एलिजिबल सैलरी इज रेफर टू अंडर 80 CCD इज 10 लाख रुपए। सेक्शन 36 कहता है अगर एक एम्प्लॉयर ने एनपीएस ऑफ द एम्प्लॉयज में कंट्रीब्यूट किया है तो ये अपडेशन आई थी, ये अमेंडमेंट आई थी, 14% ऑफ सैलरी तक वो अलाउड है और सैलरी का 14% हो गया 1,40,000। तो 1,40,000 अलाउड है, यानी यहां पर 10,000 क्या कर देंगे, हम डिस अलाउ कर देंगे। और एक चीज मैंने आपको वहां पर इंपॉर्टेंट लिखवाई थी दैट ये जो हमारी 14% ऑफ लिमिट है जो एम्प्लॉयर को मिलती है, ये रेगुलर रिजीम में भी 14% है और 115 बीएससी में भी 14% है। फर्क कहां पर आता है, फर्क तब आता है जब एम्प्लॉई 80 CCD लेता है। ध्यान दीजिएगा, हम यहां एम्प्लॉई नहीं, हम एम्प्लॉयर हैं। तो कुछ बच्चों ने, मुझे ऐसा लगता है, गलती करी होगी, उन्होंने 80 CCD की तरफ भाग गए होंगे और जान के ना क्वेश्चन भी 80 CCD का रेफरेंस दे देता है, जबकि 80 CCD इसलिए नहीं रेफर दिया उसने कि हमने 80 CCD लेना है, वो कह रहा है एनपीएस स्कीम जो 80 CCD के अंदर रेफर्ड है। 80 CCD फिर से ध्यान दीजिएगा सिर्फ तभी मिलता है अगर आप एम्प्लॉई हो। यहां पर हम एम्प्लॉयर हैं, एज अ एम्प्लॉयर हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम पीजीबीपी के सेक्शन 36 में डिडक्शन लेंगे और पीजीबीपी का सेक्शन 36 14% ऑफ सैलरी तक की डिडक्शन दोनों रिजीम के लिए अंदर देता है। अगर आप एम्प्लॉई होते, एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए 80 CCD सबसेक्शन 2 मिलता है और अपने खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए 80 CCD सबसेक्शन 1 होता है, वहां पर रिजीम का फर्क होता है। यहां पर दोनों रिजीम में 14% ऑफ सैलरी, तो 1,40,000 अलाउड है और बाकी 10,000 में हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। इसको 40A9 में डिसअलाउ करते हैं अगर आप सेक्शन लिखना चाहते हो। 36 में 1,40,000 अलाउड है और जो नॉन स्टैट्यूटरी फंड है उनको डिसअलाउ करते हैं 40A सबसेक्शन 9 के अंदर डिसअलाउड। बाकी सेक्शन मैंने आपको बोल रखा है, अगर आपको एग्जाम में कोई सेक्शन अच्छे से याद नहीं है तो बेटर नॉट टू राइट दी सेक्शंस। ठीक है जी, आगे। अच्छा, दोनों रिजीम में सेम है तो मुझे 115 बीसी वाली टेबल में कुछ अलग से नहीं करना। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ ऑफ 2.5 लाख रुपए रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। टैरिफ कंसेशन है, ये एक तरह की सब्सिडी है और हमने पीजीबीपी के चैप्टर में पढ़ा था जितनी भी प्रकार की सब्सिडीज होती हैं वो 224 के हिसाब से टैक्सेबल होती हैं। हमारा गवर्नमेंट का एक प्रेस रिलीज है जो कहती है पर्सनल नेचर की सब्सिडीज लाइक एलपीजी सब्सिडीज वो टैक्सेबल नहीं है, बट यहां पर क्लियरली हमारे बिजनेस से रिलेटेड है तो ये पीजीबीपी में टैक्सेबल है। और क्या ये मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखी है? यस, ऊपर आप पढ़ो, सारी आइटम्स जो ये लिखी है ऑलरेडी डेबिटेड या क्रेडिटेड है, तो हमें यहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। ट्रीटमेंट क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये पीजीबीपी में टैक्सेबल है, हमने पीजीबीपी में टैक्सेबल किया है, सो देयर इज नो ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, हेंस डोंट टच इट। हां, आप इतना कर सकते हो, इसको लिख के नील कर सकते हो और वहां पे ब्रैकेट में लिख दो कि हम इसकी ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्सेबल है।
इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन एफडी, एफडी का इंटरेस्ट है, दो ट्रीटमेंट आएगी, पीजीबीपी से बाहर करेंगे और साथ साथ अदर सोर्सेज में करेंगे। पीजीबीपी से हमने बाहर कर दिया, लेस कर देंगे 1.5 लाख रुपए, और लेस इसलिए कर दिया हमने क्योंकि इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, बट एट द सेम टाइम भूल मत जाना इसे अदर सोर्सेज में भी टैक्सेबल करना है। वैसे मैंने आपको एग्जाम में बोल रखा है कि आप सीधा ही क्या करो, जहां जहां दूसरी ट्रीटमेंट आ रही है उसका भी वर्किंग नोट साथ साथ ही बनाते चले जाओ, बाद में जो अभी लिखते जाते हो बाद में भूल जाता है। तो मैं यहां पर अब बैठ के अलग अलग नोट बनाऊंगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप एग्जाम में कोशिश किया करो इसको साथ साथ ही बनाते चले जाया करो, ठीक है। और ग्रॉस अमाउंट है तो टीडीएस की भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। कैश गिफ्ट फ्रॉम फादर, पहली बात तो पीजीबीपी में क्रेडिट कर रखा है, पीजीबीपी से तो बाहर निकालो भाई इसको, 90,000 को माइनस कर दिया मैंने, और फादर से कैश गिफ्ट मिला है। अब अदर सोर्सेज में जाएंगे तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जो गिफ्ट का होता है वो कहता है रिलेटिव से आने वाला गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, तो यहां पर अदर सोर्सेज में टैक्सेबल मत करना, अदर सोर्सेज में जो ये गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट है। लिख जरूर देना, लिख कर निल लिख देंगे, मगर साथ साथ एग्जेम्पशन की बात कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया हमारी सारी डिस्कशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए तो एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर वाज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। अच्छा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, जब भी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसका मतलब ये ऑलरेडी डेबिटेड या ये ऑलरेडी क्रेडिटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको भी डेबिटेड क्रेडिट मानते तो एडिशनल में ना डालते, तो ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इसके बारे में आपको सोचना है कि क्या करना है। एक 23-24 का पिछले साल का खर्चा था जो ड्यू बेसिस पे अलाउ कर दिया, करंट ईयर में हमने उसकी 35,000 की पेमेंट कर दी कैश में। देखो, अगर लास्ट ईयर ही कैश में कर देते तो लास्ट ईयर ही 48(3) के अंदर डिसअलाउ हो जाता। अगर लास्ट ईयर अलाउ हो गया और इस साल कैश में पेमेंट कर दी तो वहां पे 48(3) नहीं 48(3) लगता है, और 48(3) कहता है नेक्स्ट ईयर मतलब 24-25 में जब आप इसे कैश में पे करोगे वो आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगा पीजीबीपी में। तो 35,000 रुपए मेरी फाइनेंशियल ईयर यानी प्रीवियस ईयर बोल देते हैं 24-25 की डीम्ड इनकम है, और क्या मैंने इसको ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है? द आंसर इज नो। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं ऐड बैक कर दूंगा 35,000 रुपए। सेक्शन याद है तो बहुत ही मजा आ जाएगा, नहीं तो आप प्रोविजन लिख देंगे उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है जी। ऑडिट फीस ऑफ द प्रीवियस ईयर 23-24 75,000, टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पिछले साल की ऑडिट फीस है, प्लीज टेक केयर, उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ था बट पिछले साल में डिपॉजिट नहीं हुआ था, डिपॉजिट हुआ 31 मार्च 2024। तो अब मुझे बताओ 23-24 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम क्या होगी? टीडीएस का प्रोविजन अगर आपको याद हो, काटने के बाद डिपॉजिट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक करना होता है। इसकी ड्यू डेट या तो 31 जुलाई 2024 होगी या 31 अक्टूबर होगी, बट इन एनी केस क्या ये ड्यू डेट क्रॉस हो चुकी है? द आंसर इज यस। तो अब मुझे बताओ 23-24 में क्या ये खर्चा अलाउ हुआ होगा या डिसअलाउ हुआ होगा? आंसर इज डिसअलाउ। और अगेन मैं यहां पर एज्यूम करूंगा कि ऑडिट फीस जो हमने पे करी है वो रेजिडेंट को पे करी है, तो पूरा खर्चा डिसअलाउ नहीं हुआ होगा, 30% हुआ होगा। 75,000 का 30% कितना हो गया? 22,500। 22,500 डिसअलाउ हुआ होगा पिछले साल। तो सर पिछले साल का डेटा क्यों है? अब मुझे एक बात बताओ, आई एग्री हम क्वेश्चन कर रहे हैं 24-25 का, बट पिछले साल अगर डिसअलाउ हुआ और अब हमने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया तो क्या 40A1A परमानेंट डिसअलाउंस करता है? द आंसर इज नो। क्वेश्चन में हमें पिछले साल डिसअलाउ हुआ बट इस साल वो अलाउ हो जाएगा, तो इस साल हम क्या करेंगे? 22,500 को अलाउ कर देंगे इन प्रीवियस ईयर 24-25। एंड क्या इसको ऑलरेडी हमने डेबिट कर रखा है? द आंसर इज नो। तो अब हम इसे क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस 22,500 40A1A जो प्रीवियस ईयर में डिसअलाउ हुआ था दैट विल बी अलाउड नाउ, एंड दिस इज आप यहां पर ऐड लेस कर करके निकाल लेंगे पीजीबीपी की इनकम। इसके अंदर भूल मत जाना, अदर सोर्सेज के अंदर आपको एफडी के इंटरेस्ट को टैक्सेबल करना है और एट द सेम टाइम जो गिफ्ट है उसको निल ही रखना है। और फिर भूल मत जाना कि जब जीटीआई आ जाएगा, जीटीआई के बाद 80G दे देना। 80G में थैंक गॉड हमारी स्पेसिफाइड लिमिट वाला कोई फंडा नहीं है, क्योंकि हमने पीएम रिलीफ फंड में दिया है। पीएम रिलीफ फंड के अंदर 100% ऑफ द डोनेशन विदाउट एनी लिमिट मिल जाता है, तो 3 लाख रुपए का 80G लेस कर देना। बट प्लीज टेक केयर, 80GGC आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर यह एक्सप्लेनेशन नहीं है। बेस्ड ऑन दैट आपकी टोटल इनकम आ जाएगी और उसके ऊपर आप स्लैब रेट अप्लाई कर देना। स्लैब रेट कौन से अप्लाई होंगे एक बार चेक कर लेते हैं। एज है 58 ईयर्स और हम रेजिडेंट हैं, तो 0 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 वाला, 5 से 10 वाला और 10 से ऊपर 30%।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे इस पूरे प्रोसेस में कौन से पॉइंट से जहां पर 115 बीएससी में चेंज आया, एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, एक 80G की डिडक्शन जो हमने ली है वो नहीं मिलेगी, बाकी सारा प्रोविजन एग्जैक्टली सेम है। तो सिर्फ इतनी सी टेबल बनाकर 115 बीएससी की टोटल इनकम आ जाएगी, और जब ये 115 बीएससी की आ जाएगी, इसके ऊपर स्लैब रेट क्या अप्लाई करोगे, 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 7 लाख हमारा आ जाएगा, 5% 7 लाख से 10 लाख, 10% 10 लाख से 12 लाख 20%, और सॉरी 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख हमारा 20%, उसके बाद 15 लाख से ज्यादा कितना हो जाएगा 30%। इस तरह से आप अपना सोल्यूशन करेंगे। प्लीज टेल मी क्या आप ये क्वेश्चन कर पाए या नहीं। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सारे पॉइंटर सही भी नहीं हुए तो भी आप कुछ हद तक क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ हद तक आपके मार्क्स आ जाएंगे। सर ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्यों दे रखे हैं, भाई मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने भी इसको पढ़ा कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या, मुझे लगता है आईसीआई ने टाइम पास करने के लिए आजकल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे देता है। मैंने भी जब ये पहली बार देखा ना, मैंने 2 बार क्वेश्चन रीड किया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहां यूज हो रहा है। मुझे तो कहीं समझ में नहीं आया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहां यूज होगा। आपको समझ में आया तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, कई बार आईसीआई टाइम पास करने के लिए दे देता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। Shweta is a citizen, is a chartered accountant. She is working as a partner in Shweta and Associates, which is set up in Chennai. हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है 6 नंबर का, और ध्यान दीजिएगा एमसीक्यू में भी 2 नंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस था, तो 8 नंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस। 8 नंबर के तो भाई पीजीबीपी जैसे चैप्टर, टीडीएस जैसे चैप्टर नहीं आते। ये रेजिडेंशियल स्टेटस जो आधे पौने घंटे में रिवाइज हो जाता है, उसको 8 नंबर का पूछ रहे हैं, तो बताओ पेपर आसान है या नहीं है। जैसे जिस अटेम्प्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन आ जाए, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से क्वेश्चन आ जाए, क्लबिंग के पॉइंट्स आ जाए, इसका मतलब वो पेपर आसान होने वाला है, क्योंकि ये इजी वाले चैप्टर्स हैं यार, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मगर क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसा नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस का बिल्कुल टुच्चा से क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन बढ़िया वाला पूछा है। बट डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम में बुक में कर रखे हैं ऑलरेडी। शी इज वर्किंग एज ए पार्टनर इन श्वेता एंड वरुण एसोसिएट्स व्हिच वाज सेट अप इन चेन्नई, ठीक है जी। शी विजिट्स फॉरेन कंट्री क्वाइट ऑफन एंड प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विस टू कॉर्पोरेट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। इन कंट्री नंबर 8 शी इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी टैक्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर 6 क्लॉज 1A यूज होने वाला है। 6(1)(a याद है? अगर आप 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट नहीं हो, 15 लाख से ज्यादा वाले हो, किसी भी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे हो, इंडियन सिटीजन हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, आपको डीम्ड आरएनओआर मान लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये यूज होगा पक्का, इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरी चीज, मैं इंडियन सिटीजन हूं, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। The details of income are as under। 4 पॉइंट दे रखे हैं इनकम के, उसके बाद एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनकम देखेंगे। Ascertain the residential status along with the taxability of income। रेजिडेंशियल स्टेटस भी निकालना है, टैक्सेबिलिटी भी बतानी है, तो मेहनत तो फुल ऑन है भाई। 6 नंबर ऐसे नहीं देने वाले तुम्हें। और मजे की बात है 3 पार्ट दे रखे हैं, तो 2-2 नंबर में तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस भी बताना है और उसकी इनकम भी निकालनी है, तो ज्यादा ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हर जगह प्रोविजन, हर पार्ट में प्रोविजन अलग से नहीं बताओगे, एक ही बार प्रोविजन लिख डालो और फिर तीनों पार्ट एक साथ ही कर डालो, ठीक है जी। क्योंकि 6 नंबर में मैं अगर हर पार्ट में अलग अलग प्रोविजंस ऑफ लॉ समझाने बैठ गया, अलग अलग टेबल बना के आंसर निकालने लग गया, टेबल बना बना के आंसर निकालने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि 2 नंबर में डज नॉट जस्टिफाई द फैक्ट दैट मैं पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पे भी कमेंट करूं, फिर पूरी टेबल बना के चारों पॉइंटर्स फिर से लिखूं। आप एक ही बार फिगर आउट कर लो और फिर वहां पर ना बस इज इक्वल टू दिस दिस ऐड करके दिखा देना, जितने मार्क्स उस हिसाब से करेंगे। बट रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजन एक बार में लिख देंगे। चलिए अब यहां पर पहले देखते हैं, सारी कहानी इंडियन सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन के केस में सारी कहानी इंडियन सिटीजन हु यूजुअली रेजिड्स आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, सारी कहानी आ जाती है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो पहला क्वेश्चन, तो पहली चीज तो हमें क्वेश्चन में टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस निकालनी है। लेट्स स्टार्ट। 4 पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज के अंदर क्या क्या आती है, सारी की सारी इंडियन इनकम आती है, प्लस 2 तरह की फॉरेन इनकम आती है। कौन कौन सी तरह की 2 फॉरेन इनकम आती है? पहली, फॉरेन इनकम फ्रॉम अ बिजनेस व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, फॉरेन इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन व्हिच इज सेट अप इन इंडिया, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली वो आ जाएगा, सॉरी बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया या सेटअप फ्रॉम इंडिया। यहां पर इस केस के अंदर जो हमारा बिजनेस है वो हमने सेटअप चेन्नई के अंदर कर रखा था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेम्युनरेशन फ्रॉम हर सीए फर्म, अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया 16 लाख रुपीस, डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग द फर्म। रेम्युनरेशन फ्रॉम सीए फर्म है, अगर आपको याद हो, वो सैलरी हेड में नहीं पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है, और उतना ही होता है जितना फर्म को डिडक्टेबल होता है। क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया, फर्म को सारा का सारा अलाउड है, इसका मतलब हमारे हाथ में ये टैक्सेबल है, ठीक है जी। पीजीबीपी की इनकम, मेन चीज क्या है, रिसीव्ड इन इनकम इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया है तो ये इंडियन इनकम हो जाएगी, ठीक है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विस इन कंट्री ए, बाहर वाली में सर्विस हमने बाहर प्रोवाइड करी है तो एक्रूअल आउटसाइड इंडिया हो गया।
एंड रिसीव्ड भी कहां पर हुई है, वहीं पर ही, तो रिसीव्ड भी कहां पर हुआ, आउटसाइड इंडिया हो गया, दोनों चीजें इंडिया के बाहर हैं, तो ये कौन सी हो गई, फॉरेन इनकम हो गई। एंड प्लीज टेक केयर, हमारी जो ये अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, कहीं पे भी देखना क्वेश्चन में कंट्रोल इंडिया से बोल रखा है, प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विस इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, कहीं पर भी ऐसा लिखा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो अपने आप एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर सेक्शन 9 की बात मानूं तो इंडिया के जो अंदर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है उनका डिविडेंड तो डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया माना जाता है, बट इसका एक्रूअल कहां माना जाएगा, इसका एक्रूअल होगा आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। एंड रिसीव्ड इन अ बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड भी कहां पर हुआ है, आउटसाइड इंडिया, तो बेसिकली बोलूं तो ये कौन सी इनकम बन गई, फॉरेन इनकम, और ये भी वो दो फॉरेन इनकम में कवर्ड नहीं है। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन अ कंट्री विच वाज सेट अप इन कंट्री ए बट विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, बिजनेस बाहर का है तो एक्रूअल आ गया आउटसाइड इंडिया। ध्यान दो, एक्रूअल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कंट्रोल कहां पर हुआ है, ये चीज स्पेसिफिकली चार्ट्स के अंदर भी डाली हुई है मैंने, कि एक्रूअल देखकर खुश मत हो जाया करो, सॉरी कंट्रोल देखकर खुश मत हो जाया करो कि एक्रूअल है, कंट्रोल और एक्रूअल का कुछ लेना देना नहीं है, तो एक्रूअल तो आउटसाइड इंडिया रहेगा, और रिसीव्ड भी बाहर हो रहा है, यानी ये इनकम फॉरेन इनकम है। बट ध्यान दो, क्या ये दो तरह की फॉरेन इनकम है, यस इट इज कवर्ड अंडर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम। तो अब मुझे बताओ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितनी है, 16 लाख प्लस 7 लाख, हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 16 प्लस 7 23 लाख रुपए, और हमें कितना चाहिए होता है, 15 लाख से ज्यादा, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम 15 लाख से ज्यादा वाले पर्सन है, राइट। अब क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस क्या होगा, तीनों पार्ट्स के अंदर सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे 6(1), अगर 6(1) के हिसाब से रेजिडेंट आ गए तो बात खत्म, अगर 6(1) के हिसाब से नॉन रेजिडेंट आए फिर हम अप्लाई करेंगे 6(1)(a). लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए में उसने बोला शी डिड नॉट विजिट इंडिया एट ऑल। भाई 6(1) के अंदर मैं अगर बात करूं, वी आर अ इंडियन सिटीजन हु यूजुअली रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, तो हमारे ऊपर फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगती है 182 डेज वाली, और सेकंड बेसिक कंडीशन मॉडिफाइड फॉर्म में लगती है 120 दिन इस साल में, और पिछले 4 सालों का एग्रीगेट कितना चाहिए अपने को, 365। हम तो एक भी दिन इंडिया में नहीं है, तो क्या 6(1) के हिसाब से हम नॉन रेजिडेंट हैं, द आंसर इज यस। अगर एक भी दिन इंडिया में नहीं आए 6(1) के हिसाब से नॉन रेजिडेंट है, बट डोंट वरी अभी फाइनल आंसर नहीं है, अब चेक करो 6(1)(a) लग रहा है, यानी 6(1)(a) लगने के लिए 4 कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर 1 हम इंडियन सिटीजन होने चाहिए, बिल्कुल है। कंडीशन नंबर 2 हम 6(1) के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हो गए, बिल्कुल हो गए। कंडीशन नंबर 3 हमारी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, हमने प्रूव कर दी ऑलरेडी। और कंडीशन नंबर 4 वी आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि हम कंट्री ए में सब्जेक्टेड टू टैक्स नहीं है, तो 6(1)(a) की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अकॉर्डिंगली हम बन जाएंगे डीम्ड RNOR। आई होप यू रिमेंबर 6(1)(a) के अंदर जब रेजिडेंट बनते हैं तो एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी होती, विदाउट चेकिंग द एडिशनल कंडीशन आप डीम्ड RNOR बन जाते हो। तो पहले के अंदर आंसर हमारा क्या आएगा, डीम्ड RNOR है। और एक बार RNOR है तो अब इनकम भी बता दो, इनकम एक बार देखना, इनकम भी निकालनी है सर, अभी तो निकाली, अरे वो हमने निकाली टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अब हमें निकालनी है रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर इनकम। अगर आपको याद हो बुक के अंदर ऐसी 6 इलस्ट्रेशन बना रखी है, बिल्कुल ऐसी इलस्ट्रेशन बना रखी है, एग्जैक्टली सेम वाली, तो वैसा क्वेश्चन जो हमने इलस्ट्रेशन बना रखी है बिल्कुल आईसीआई ने वैसा ही पूछ लिया थैंकफुली, ठीक है। तो हमारा इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, ये दोनों फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, और पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये वाली फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। RNOR के केस में सारी इंडियन इनकम होती है और 2 तरह की फॉरेन इनकम, तो 23 लाख ही हमारी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज थी, और हमारा यहां पर टैक्सेबल भी कितना होगा, 23 लाख ही होगा, ठीक है जी। दिस इज बिकॉज हमारा RNOR आ गया। अब यहां पर मैं कह रहा हूं फिर से 23 लाख दिखाने के लिए पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप 2 नंबर का आंसर है, पहले इतनी मेहनत कर चुके हो, आप वहां पर डायरेक्टली 16 + 7 कर सकते हो और 1 लाइन में बोल सकते हो ओनली इंडियन इनकम and 2 types of foreign incomes will be taxable in case of RNOR. That's it. चारों पॉइंट फिर से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये 2 नंबर का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। She visits India and stays for 200 days every year since last 12 years. तो अब मुझे बताओ प्रीवियस ईयर 24-25 में पहली बात तो हमने कितने दिन स्टे किया, 200 दिन। क्या हम 182 डेज से ज्यादा स्टे कर रहे हैं, यस। फर्स्ट बेसिक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, एंड जैसी फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्या हम रेजिडेंट बन गए, बिल्कुल बन गए। अच्छा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन के बेसिस पर रेजिडेंट बनते हैं तो डीम्ड RNOR नहीं बनता, याद है ना। सेकंड के बेसिस पर अगर बनते 120 + 365 तो सीधा डीम्ड RNOR बन जाते। फर्स्ट है तो हमें एडिशनल भी चेक करनी पड़ेगी। एडिशनल के अंदर 7 सालों का, 7 ईयर्स का प्रीसीडिंग का, हर साल 200 तो 1400 दिन, अपने को तो 730 चाहिए थे बस,
और क्या हर साल 10 में से 10 प्रीवियस ईयर में मैं रेजिडेंट हूं? यस, अकॉर्डिंगली मेरी दोनों एडिशनल सेटिस्फाई हो रही हैं, मैं बन जाऊंगा ROR एज पर 6(1). और मुझे बताओ, अगर 6(1) नहीं ROR बना दिया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो क्या मुझे 6(1A लगाने की जरूरत है? द आंसर इज नो। 6(1A तभी लगाते हैं अगर 6(1) के हिसाब से नॉन रेजिडेंट है, तो यह आंसर आ जाएगा ROR। और ROR है तो आंसर क्या निकलेगा भाई? फिर तो चारों की चारों इनकम टैक्सेबल कर दो। 16 plus 5 21, 21 plus 8 29, 29 plus 7 36। आई होप आई एम डूइंग द कैलकुलेशन करेक्ट। 36 लाख हमारी क्या बन जाएगी? यहां पर इनकम बन जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? She did not visit India during the previous year at all. Again, एक भी दिन अगर इंडिया नहीं आई है तो फिर से हमारा इस लाइन को देखकर आंसर पता लग गया कि हम 6(1) के हिसाब से क्या बन गए हैं? नॉन रेजिडेंट। भाई 6(1) में तो रेजिडेंट बनने के लिए आपको कुछ समय तो इंडिया आना पड़ता है। एंड हर प्रोफेशन फ्रॉम इंडिया इस 4 लाख इंस्टेड ऑफ 16 लाख। ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर भाई मेरे को ना कई बार ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली सेम इलस्ट्रेशन हमने बनाई है, और वो इलस्ट्रेशन ना मैंने खुद बना रखी है, जो बुक के अंदर आप देखोगे हमारी मेन बुक के अंदर है। 3 इलस्ट्रेशन बनाई है और मैं बार बार उसी फिगर्स को चेंज करे जा रहा हूं। एग्जैक्टली सेम चीज, मतलब एक चीज समझ में आ गया भाई, दिमाग सबका एक जैसा चलता है। हमने इलस्ट्रेशन बनाई, हमने भी सेम तरह से ऐसे पार्ट्स बनाए थे, एग्जामिनर ने भी सेम ऐसे ही करा है। और मैंने पेपर नहीं बनाया, मैं पेपर बना ही नहीं सकता, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, हमें आईसीआई अप्रोच भी नहीं करता पेपर बनाने के लिए। मगर आप समझो सबका दिमाग सेम वे में चलता है। हमने इलस्ट्रेशन बनाई, हमने भी सेम इलस्ट्रेशन बनाई है, और आईसीआई ने भी सेम चीज एग्जाम के अंदर पूछी है। तो हाँ, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? 16 लाख की जगह 4 लाख आ जाएगा। अगर 4 लाख आ जाएगा तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज बदल जाएगी। 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11 लाख, विच इज लेस देन 15 लाख रुपए। जैसे ही 15 लाख से कम हुए, अब कहानी पलट गई आपकी। अब आप पर 6(1A नहीं लगेगा। 6(1A नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 6(1A के लिए टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए अब हमारा फाइनल आंसर आया नॉन रेजिडेंट। और अगर हम नॉन रेजिडेंट है तो प्लीज टेक केयर, हमारी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। यानी अब ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, सिर्फ ये वाली होगी। और 16 नहीं, अब कितनी मान के चल रहे हैं? 4 लाख। तो हमारे आखिरी पार्ट में हमारी टोटल इनकम आ जाएगी 4 लाख रुपए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट मेहनत बहुत ज्यादा करा दी। ठीक है, तो जब इतनी मेहनत करा रहे हो तो उस हिसाब से अपनी एक्सप्लेनेशंस को भी थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। ठीक है। RN, a resident individual engaged in retail trade of auto parts through various stores, दिल्ली NCR में, has a turnover of 15 करोड़ रुपए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 है ना, 15 करोड़। फॉलोइंग इज द डेटा रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। भाई पूछ क्या रहा है, पहले ये तो देख लें। 2 पार्ट्स हैं। अच्छा, टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन है, टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन है, और हमारी लास्ट ईयर टर्नओवर कितनी है? 15 करोड़ से ज्यादा। ही परचेज गुड्स ऑफ 105 लाख ऑन 21/5/2024 फ्रॉम डीवा LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। मैं यहां पर बना ही देता हूं, डीवा LLP से हमने सामान खरीदा 105 लाख का। हम हैं कितने? 10 करोड़ से ज्यादा वाले। 10 करोड़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2061H आपको देख कर आइडिया लग गया होगा। 2061H और 194Q इनका आपस में यहां पर लिंकिंग करनी है। और अगर आपने देखो, मैं हमेशा से आपको बोलता हूं ये क्वेश्चन तो जरूरी है ही है, ये तो पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी भी टर्नओवर कहीं ना कहीं दे रखी होगी, पक्का क्वेश्चन में देखो जल्दी कहां पर दे रखी होगी। दे रखी है 8 करोड़। ये हमारी 8 करोड़ है। तो अब यहां पर एक चीज तो अपने को समझ में आती है, ये 10 करोड़ से कम वाला है, क्योंकि ये 10 करोड़ से कम वाला है, तो यहां पर टीसीएस का 2061H तो नहीं लग रहा। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 194Q क्लियरली लग रहा है यहां पर। मजा तब आता है जब दोनों लग रहे होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमने बना रखा है, अगर आप देखो हमारी बुक के अंदर एक आईसीआई का क्वेश्चन डाल रखा है, अग्रवाल और बंसल वाला है या कुछ ऐसा सा है, तो वहां पर दोनों लग रहे थे। और अगर दोनों लग रहे होते फिर मजा आता कि कौन सा लग रहा है, वहां पर फिर हमारा 194Q जीत जाता। बट यहां पर 2061H लग ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो सेलर है वो 10 करोड़ से कम है। तो अब इसको 194Q के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। 194Q में अगर आपको याद हो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होती है? अगर हमने परचेज 50 लाख से ज्यादा किया है और वहां पे 50 से ऊपर वाले पे 0.1% का टीडीएस होता है। बट रुको तो सही, आगे कुछ और कहानी है। आउट ऑफ दीज परचेजेस गुड्स वर्थ 5 लाख रुपए वर रिटर्न्ड इन जुलाई एंड उसका पैसा रिफंड हो गया। अब इसके ऊपर ना आप जरा चेक करोगे, एक सीबीडीटी का सर्कुलर है। सीबीडीटी का सर्कुलर है, परचेजेस रिटर्न का आपने क्या करना है, परचेजेस रिटर्न को जिस मंथ में आपने रिटर्न कर लिया, सब्सिक्वेंट परचेजेस के टीडीएस से एडजस्ट कर लोगे। तो मेरे को यहां पर टीडीएस कौन से महीने में काटना है? एट द टाइम ऑफ एक्रूवल या पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे तो मई के महीने में टीडीएस काटना है। बाद में अगर रिफंड होगा
तो कल को फ्यूचर में मैं कोई और परचेज करूंगा, उसके अंदर टीडीएस काटते समय मैं ये रिफंड को एडजस्ट कर लूंगा, बट इससे हमारा जो मई के अंदर टीडीएस कट रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आई थिंक दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने शायद यहां पर ये गलती करी होगी, उन्होंने 105 में से 5 माइनस करके 1 करोड़, 1 करोड़ में से 50 लाख पे टीडीएस काट दिया होगा, विच इज रॉन्ग। सीबीडीटी का सर्कुलर कहता है अगर परचेज रिटर्न होती है तो वो सब्सिक्वेंट परचेजेस में से उसके इंपैक्ट को लिया जाएगा, यानी कल को फ्यूचर में टीडीएस काटोगे वहां पर इंपैक्ट आएगा, बट फ्यूचर की कोई ट्रांजैक्शन बताई नहीं रखी और रिफंड यहां पर बाद में हुआ है, तो यहां पर रिफंड का कोई इंपैक्ट नहीं लेना। 105 लाख में से 50 लाख माइनस करोगे, 55 लाख, 55 लाख पे 0.1% जो भी बनता है वो टीडीएस आ जाएगा 194Q के अंदर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मेरे हिसाब से ये जो ब्लू में हाईलाइटेड पॉइंट है दैट वुड हैव क्रिएटेड अ बिट ऑफ कंफ्यूजन। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपने ये कंफ्यूजन की चक्कर में आंसर गलत कर दिया या सही करके आए हो? RN पेड 77,000 पर मंथ टू मिस्टर कुलवीर अ रेजिडेंट। इस बार उल्टा, इस बार परचेज नहीं किया, इस बार हमने पे किया है। अच्छा, हमने पे किया तो हमने सर्विस ली होगी ना। कुलवीर ने हमें कौन सी सर्विस दी? केटरिंग सर्विस दी RN को, और हमने बदले में उसको पेमेंट कितनी करी? 77,000 पर मंथ है। ध्यान दो, टीडीएस हमें पूरे साल का बताना है। केटरिंग हमारा किसमें कवर होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क 194C में। 194 में सी में टीडीएस काटने के लिए जो टीडीएस काटने वाला पर्सन है यानी जो पेयर है वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अरे हम तो भाई 10 करोड़ से भी ज्यादा हैं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकेंडली यहां पर टीडीएस का रेट 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रेसिपेंट कौन है। रेसिपेंट इंडिविजुअल एचयूएफओ तो 2% नहीं लगता, क्या लगता है? 1%। तो हमारा यहां पे 1%। अच्छा, थ्रेशोल्ड भी चेक कर लेते हैं। इंडिविजुअली पेमेंट 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए, टोटल साल में 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। इंडिविजुअल भी 30,000 से ज्यादा है, और टोटल अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं वो भी ज्यादा ही है। तो आपका यहां पर हर महीने 77,000 का 1% यानी कि 770 रुपए आएगा। बट एवरी मंथ की बात है ना, तो आई वुड सजेस्ट आप पूरा एक साथ कैलकुलेट करके टोटल भी बता दो। टोटल के हिसाब से भी आंसर बता देना। 1% इस हिसाब से टोटल 9240 का टीडीएस काटना है, क्योंकि 77,000 पर मंथ दे रखा है यहां पर। ठीक है जी, दीज आर 2 सेक्शंस जो हमारे थे टीडीएस के। देन आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मनी, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज्ड अबाउट 45 ईयर्स, यानी सीनियर सिटीजन नहीं है, एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन मार्च 2002 एंड पेड स्टैंप ड्यूटी। हमने पहले परचेज किया, साथ साथ स्टैंप ड्यूटी पे करी। ऐसा करते हैं, टाइम लाइन कैपिटल गेन के क्वेश्चन देखते हैं, टाइम लाइन बनानी शुरू कर देनी चाहिए। मार्च 2002 में परचेज प्राइस है हमारा 12,25,000, और इसके ऊपर कोई भी खर्चा पे करो, आपको याद होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाता है। फिर ही सोल्ड दिस लैंड ऑन 10 अक्टूबर 2024, सेलिंग प्राइस है 80 लाख और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दे रखी है 83.5 लाख। एडवाइज मिस्टर मनी विच ऑप्शन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इज मोस्ट सुटेबल एंड द टैक्स लायबिलिटी, एज्यूमिंग उसकी कोई भी और इनकम नहीं है। कोई भी और इनकम नहीं है मतलब अनयूटिलाइज एग्जेम्पशन लिमिट है, एंड ही हैज नॉट ऑप्टेड आउट ऑफ। एक तो ना यार ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ही हैज नॉट ऑप्टेड आउट ऑफ, सिंपल बोल दो ना 115 बीएसई में है। मतलब आईसीआई की हरकतें देख रहे हो, नॉट ऑप्टेड आउट ऑफ, मतलब हम यहां पर नॉट ऑप्टेड आउट है मतलब 115 बीएसई के अंदर है। हम यहां पर 115 बीएसई इसलिए है क्योंकि अनयूटिलाइज एग्जेम्पशन लिमिट हमारी 2.5 लाख की नहीं होगी, कितने की होगी? 3 लाख की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ध्यान दो 23 जुलाई के बाद है, और आपको पता होगा 23 जुलाई के बाद सेक्शन 112 वाले जो कैपिटल गेन है उनमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या आ जाता है? आपका लैंड एंड बिल्डिंग, अगर 23 जुलाई से पहले खरीदी गई है बट बेची बाद में है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के केस में स्पेशली अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, आप इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन निकालो और उसके ऊपर रेट अप्लाई कर दो, कितना? 20%, यानी पुराने वाला। फिर आप विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकालो और उस पर रेट लगाओ 12.5%। आपको इस क्वेश्चन में प्रिसाइसली यही करना है। हमारी बुक में हमारे जितने भी कैपिटल गेन के क्वेश्चन हमने क्लास में करे थे, सारे के सारे क्वेश्चन में दोनों हिसाब से आंसर कर रखा है। एवरी क्वेश्चन इन आवर बुक विच इज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हमने दोनों तरह से करा था। तो वहां तो बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, यहां तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, तो मैं यहां पर एक एक करके सोल्यूशन करना शुरू करता हूं। ठीक है जी, पहले ऑप्शन नंबर 1 लेके चलते हैं, हम आंसर निकालते हैं विद इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन अगर आंसर करेंगे, पहली चीज तो मुझे बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? 80 लाख है, 83.5। अगर 50C अप्लाई करोगे तो 50C यहां नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 80 लाख का 10% कितना हो जाता है? 8 लाख, और आपका जो डिफरेंस है
आई एग्री आपकी सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, बट जो डिफरेंस है वो 10% ऑफ सेल कंसिडरेशन से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ 50C नहीं लगेगा। एंड क्योंकि यहाँ 50C नहीं लगेगा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारी 80 लाख ही हो जाएगी। देन विल कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। प्लीज टेक केयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपका 13,25,000 हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्टैम्प ड्यूटी ऐड हो जाएगी। 13,25,000 मल्टीप्लाइड बाय इस साल का इंडेक्स 24-25 का इंडेक्स 363 है, आपको पता ही है। फिर डिवाइड बाय, ध्यान से करना, कब खरीदा है हमने, क्वेश्चन में देखो, वी हैव परचेज्ड इट इन मार्च 2002। मार्च 2002 2001-2 का पार्ट होता है, तो ये गलती मत करके आना। दिस इज द लास्ट मिस्टेक दैट यू वुड वांट टू डू। ठीक है जी, यहां पर डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। 13,25,000 इंटू 363 डिवाइड बाय 100, दिस कम्स आउट टू 4809,750। आई होप मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, मेरी ना कैलकुलेशन में बड़ी मिस्टेक्स होती हैं यार, तो अगर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में। 31,90,250 ये हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितने में लगाना है, 20%। बट रुको रुको रुको, यहीं पर तो खास बात आएगी, हमारी कोई और इनकम नहीं है, कोई और इनकम नहीं है, तो अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट हो गई। और अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट कितनी की है, 3 लाख रुपए की। तो लेस करेंगे यहां पर क्या हम, अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट, जो कि 3 लाख है। 3 लाख हमने जब उसे लेस कर दिया तो आंसर कितना आएगा हमारा, 28,90,250। और इस पे अप्लाई कर दो 20% का रेट। 20% का रेट अप्लाई करोगे तो 578050 ये बन जाएगा टैक्स। बट भूल मत जाना भाई, यहां पर HEC भी लगाना है। सरचार्ज तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 50 लाख से कम है। HEC लगाने के बाद फाइनली आंसर आएगा, मैं एक ही बार आंसर निकाल देता हूं, 601 आया हमारा, 578050 इंटू 1.04, 601172। दिस इज द फाइनल टैक्स लायबिलिटी। बट रुको रुको रुको, अभी ये आंसर नहीं बन गया हमारा। इसके अंदर हम साथ साथ निकालेंगे क्या, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर अपन क्या करेंगे, विदाउट इंडेक्सेशन लेंगे। विदाउट इंडेक्सेशन जब आप कैलकुलेट करने लगोगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमारी हो जाएगी 80 लाख रुपए। ठीक है जी, 50C नहीं लग रहा। इस बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेस कर देना, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेस हो जाएगी, 12,25 और 1 लाख, 13,25,000। ठीक है, ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगेन 112 वाला, बट इस बार 12.5% पर टैक्स करना है इसको। 80 लाख में से 13,25 माइनस हुए तो आ गया 66,75,000 रुपीज। इसमें से भी अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट माइनस करनी है आपको, वो तो दोनों केसेस में माइनस होएगी ना। 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे। 3 लाख क्यों माइनस कर रहा हूं सर, क्योंकि आप 115 BAC से ऑप्ट आउट आपने नहीं किया है, तो ये हो गया डन। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 12.5%, 12.5% अप्लाई करेंगे तो 796,875। ठीक है जी, और इसके अंदर 1.4% HEC ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 828,750। हमारे दो आंसर आ रहे हैं, यहां पर आ रहा है 6 लाख समथिंग, यहां पर है 8 लाख समथिंग। तो ऑब्वियसली हम किसके हिसाब से चलेंगे, विद इंडेक्सेशन के हिसाब से चलेंगे। दिस इज हाउ वी नीड टू डू दी क्वेश्चन। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही करी है, थोड़ी जल्दी जल्दी करिए। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक करी हो तो बता देना भाई मेरे को, आपको पता ही है मेरी कैलकुलेशन ना थोड़ी गड़बड़ी है, कैलकुलेटर मेरे वैसे काम नहीं करते। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मोटा मोटा बड़ा सिंपल ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर बी, Prabhu, a resident individual aged 45 years, is employed with a private limited company as a HR manager on a basic salary of 80,000 per month. Salary का क्वेश्चन आ गया भाई। He has provided the following benefits। पहला है RFA वाला बेनिफिट, दूसरा है मोबाइल फोन दिया है हमें, तीसरा है गाड़ी दी है हमें। ठीक है जी, अच्छा गाड़ी बेची है, सॉरी कार हमें बेच दी है। और फोर्थ, वीडियो कैमरा और लैपटॉप यूज करने के लिए दिया है। कंप्यूट दी टैक्सेबल सैलरी एज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। यानी कौन सी रिजीम है, रेगुलर रिजीम। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो अगर 115 BAC हो तो 75,000 होती है, यहां पर कितनी लगेगी, 50,000 लगेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्यों दे रखा है, अभी RFA के अंदर मैं बताता हूं वहां पे क्यों दे रखा है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक सैलरी तो हम पहले टैक्सेबल कर देंगे, रिटायर वगैरह तो नहीं हुआ ना भाई। बेसिक सैलरी हो गई 9,60,000 रुपए, राइट। फिर आता है RFA। RFA के प्रोविजन को मैं हमेशा बोलता हूं लास्ट में क्या करो, क्योंकि RFA की सैलरी के अंदर सारे अलाउंसेस बाकी सारी सैलरी भी आती है। तो फिलहाल के लिए RFA छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 1/4/2024, द कॉस्ट ऑफ द फोन वाज 90,000 रुपीज। फोन यूज करने के लिए हमें दिया है, बट ध्यान दो, फोन जो हमें यूज करने के लिए दिया है, मोबाइल फोन फैसिलिटी जो होती है,
मोबाइल फोन फैसिलिटी हमारी एग्जेम्प्ट होती है, तो ये जो फोन हमें यूज करने के लिए दिया है, दिस इज नॉट टैक्सेबल, दिस इज एग्जेम्प्ट। मोबाइल फोन फैसिलिटी के अंदर हमारा मोबाइल फोन जो हमें दिया वो भी आ जाएगा, और मोबाइल फोन फैसिलिटी के अंदर हमारा जो बिल पे रखी है वो भी कवर हो जाएगा। तो मोबाइल फोन फैसिलिटी हो जाए डन। द कंपनी गिव्स हिम अ टेलीफोन अलाउंस ऑफ 1000 पर मंथ एंड टोटल खर्चा आया 15,000। अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझो क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारी मोबाइल फोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। मोबाइल फोन फैसिलिटी एग्जाम मतलब अगर मेरा बिल पूरा का पूरा एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर देता तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता, परक्विजिट एग्जाम्प्ट है। बट टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल है। अगर आप अपनी बुक देखेंगे ना, जो मेन बुक है, वहां पर मैंने इस चीज को इंपॉर्टेंट करके लिखवाया था, टेलीफोन फैसिलिटी इज एग्जाम्प्ट बट टेलीफोन अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। तो यहां पर जो अलाउंस है, अलाउंस इज अ फिक्स मॉनेटरी पेमेंट, खर्चा कितना होगा फर्क नहीं पड़ता, वो 12,000 टैक्सेबल होगा। सो टेलीफोन अलाउंस इज 12,000 का टैक्सेबल। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मोबाइल फोन फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है बट टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल होगा। कंपनी परचेज द कार फॉर 10 लाख रुपए, दिस इज सोल्ड। यहां पर यूज ऑफ मूवेबल एसेट नहीं है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल, सेल ऑफ मूवेबल एसेट है। हम क्या लेंगे, परचेज प्राइस लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, ठीक है जी। और दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है, अगर कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह होता है तो 50% डब्ल्यूडीवी, कार होती है तो 20% डब्ल्यूडीवी, बाकी कोई एसेट होता है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। कार गई है यहां पर, तो लेट्स से कंप्लीटेड ईयर कितने हैं हमारे, 2 साल कंप्लीटेड है, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स की लेनी है। तो हमारा परचेज प्राइस था 10 लाख, पहले साल की डेप्रिसिएशन हो गई 2 लाख, अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालूं तो 1,60,000, माइनस करके आंसर आया कितना, 6,40,000। दिस इज द डब्ल्यूडीवी, 2 साल की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। आई रिपीट वंस अगेन, डेप्रिसिएशन सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूज की ही लगती है। इसके बाद हमने बेचा कितने का, उसको 2.5 लाख का बेच दिया है, तो हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगी 3,90,000। 3,90,000 हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, डन। ही वॉज अलाउड टू यूज, अब ये देखो, ये ट्रांसफर नहीं है, ये यूज ऑफ मूवेबल एसेट है। वीडियो कैमरा एंड लैपटॉप बिलोंगिंग टू द कंपनी, कंपनी ने वीडियो कैमरा 50 का और लैपटॉप 2 लाख का। यूज ऑफ मूवेबल एसेट में आपको याद होगा, अगर वो यूज हो रहा है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट आता है, बट लैपटॉप और कंप्यूटर यूज के लिए मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो हमारा जो लैपटॉप है उसका यूज तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। आप लिखोगे और उसकी वैल्यू आगे निल लिख देना और लिख देना यूज ऑफ लैपटॉप इज एग्जेम्प्ट। जो वीडियो कैमरा यूज करने के लिए मिला है, पूरे साल मिला है ना, हाँ 1/4 से, तो हम क्या करेंगे, 50,000 का 10% कर देंगे, विच कम्स आउट टू 5,000 रुपीज। ये हमारा 5,000 हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मगर लैपटॉप क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं आरएफए के टॉपिक पे। आरएफए ओन्ड बाय दी कंपनी है, और हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, ध्यान से देखो, लिमिटेड कंपनी के साथ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। 1/5 से आरएफए मिली है, मगर हमने ऑक्यूपाई किया 1/12 से। ध्यान दीजिएगा, आरएफए अगर हमने ऑक्यूपाई यहां से करा है तो हमारी जो वैल्यूएशन होएगी, दैट वैल्यूएशन विल ओनली बी फ्रॉम दिसंबर, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने के लिए वैल्यूएशन होएगी, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए होएगी। द कंपनी हैड बॉट दिस हाउस इन लास्ट ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ रुपए। अब हमारी वैल्यूएशन का तरीका क्या होता है, हमें चेक कर, अगर ओन्ड बाय दी कंपनी है तो हमें यह देखना होता है कि पॉपुलेशन कितनी है। पहली बात तो क्वेश्चन में मुंबई दे रखा है, तो आप मान के चलोगे पॉपुलेशन तो भाई अनगिनती है, तो यहां पर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, 10%, 40 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ आरएफए सैलरी, आरएफए सैलरी निकालेंगे। बट भूल मत जाना, आपको ये सारी कैलकुलेशन 4 महीने के लिए करनी है, 4/12 के लिए, क्योंकि 4 महीने का आरएफए परक्विजिट कर रहे हो। आरएफए सैलरी में क्या क्या आएगा, पहले मैं 4/12 बाद में कर लूंगा, पहले मैं आरएफए सैलरी निकाल लेता हूं। 80,000 इंटू 12, 80 इंटू 12 कितना हो गया, 9,60,000, प्लस एक एक करके देखो आगे। मोबाइल फोन तो यू एग्जेम्प्ट हो गया, क्या ये अलाउंस आएगा नहीं आएगा, यस ये अलाउंस आएगा, अलाउंसेज आर पार्ट ऑफ आरएफए सैलरी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट देखो, क्या जो सेल ऑफ कार है वो आएगी, नहीं, वो परक्विजिट है। और क्या यूज ऑफ वीडियो कैमरा आएगा, नहीं, परक्विजिट्स आर नॉट पार्ट ऑफ आरएफए सैलरी, सो दिस इज आरएफए सैलरी। इसका करते हैं 10% और उसको 4 डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। 9,60,000 प्लस 12,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, ये आंसर आ गया 32,400। आई होप मेरी कैलकुलेशन सही है। एज ऑलवेज मुझे अपनी कैलकुलेशन को लेकर डर लगता है। 97,200 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 करेंगे, यस 32,400, ये होगी आरएफए की वैल्यू। बट रुको 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 रुको, हमारे इंडेक्स का क्या करेंगे, तो अब मुझे बताओ, आरएफए के अंदर एक प्रोविजन होता है, अगर सेम आरएफए आपको पिछले साल भी मिला है और इस साल भी मिला है, तो पहले तो इस मेथड के हिसाब से हम आरएफए की वैल्यूएशन करते हैं, फिर ये देखते हैं प्रीसीडिंग ईयर में जो आरएफए की वैल्यूएशन थी उस पर इंडेक्स लगा दो।
पिछले साल आरएफए की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इस साल का इंडेक्स डिवाइडेड बाय पिछले साल का इंडेक्स, और बेस्ड ऑन दैट जो वैल्यू आती है और विच एवर इज लोअर को हम आरएफए वैल्यू लेते हैं। याद है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका पूरा क्वेश्चन भी किया था हमने। तो अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखे हैं, इसका मतलब आपको यह देखना है पिछले साल आरएफए है या नहीं। बट ध्यान दो, यहां पर आरएफए मिला ही इसी साल है, तो यहां पर वो वाला पॉइंट नहीं लगेगा और ये इंडेक्स सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। अगर आपने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये इंडेक्स का काम क्या होता है आरएफए के प्रोविजन में? आरएफए के प्रोविजन में इंडेक्स का इकलौता काम होता है ये देखना कि लास्ट ईयर आरएफए मिला है तो लास्ट ईयर का आरएफए इंटू 363 डिवाइड बाय 348 करते, फिर जो ये वैल्यू आती है इसे 32,400 के कंपेयर करके विच एवरेज लोअर लेते। बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर आरएफए नहीं मिला। सो दिस इज द पॉइंट हमारा सैलरी। और इसके बाद भूल मत जाना, ग्रॉस सैलरी आने के बाद 50,000 की क्या दे देना? स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। ठीक है, सिंपल है। सैलरी में सामने मेरे को लगता है कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट था। सिंपल प्रोविजंस। बस यहां पर मुझे लगता है बच्चों ने गलती करी होगी क्योंकि टेलीफोन का अलाउंस और मोबाइल फोन की फैसिलिटी दे रखी है। इस चीज में मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सुरभि इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 35 years, इज अ वर्किंग पार्टनर इन 2 firms engaged in retail business of garments. She provides the following details of her income and losses. रेजिडेंट इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन नहीं है, पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर 2 फर्म के अंदर है। रेम्यूनरेशन एज अ पार्टनर आ रही है पार्टनरशिप फर्म ए से। पहले तो मैं देख लूं क्वेश्चन पढ़ने से पहले मांग क्या रहा है क्वेश्चन। ओ तेरी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यार। फिर इसके अंदर क्या दे रखा है? अच्छा, लॉस का है। कंप्यूट द जीटीआई ऑफ सुरभि फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर द एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम एंड कंप्यूट द लॉस दैट कैन या कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड एज्यूमिंग शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। यानी रिजीम कौन सी है? रेगुलर। एंड विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ शी डज नॉट ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट? एक बार आपको और बताना है, 115 बीएसई में करो तो क्या होगा? देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द टैक्स पेबल। तो अगेन पहले हम क्वेश्चन करेंगे कौन से वाला? अपना नॉर्मल रेगुलर रिजीम के हिसाब से करेंगे। उसके बाद देखेंगे भाई कि हमारा 115 बीसी में क्या इंपैक्ट होता है। जब भी हम सेट ऑफ का क्वेश्चन करते हैं, आई ऑलवेज एडवाइज यू ऑलवेज ड्रॉ 2 मार्जिन्स। जो भी सेट ऑफ करना है इनर मार्जिन में करेंगे, ठीक है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज पार्टनर और डिडक्टेबल फर्म के हाथ में। जो क्या कहते हैं हमारी रेम्यूनरेशन होती है वो कहां पे टैक्सेबल होती है? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। सैलरी हेड में नहीं जाएगी क्योंकि एज अ पार्टनर आपने रिसीव कर रही है, तो वो 9,70,000 रुपए मैं इनर मार्जिन में रख देता हूं। ये हो गई सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने बोल दिया है फर्म को पूरा खर्चा अलाउड है, तभी वो सैलरी हमारे हाथ में पूरी तरह से टैक्सेबल है। फिर लॉस फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स हो रहे हैं तो ये स्पेक्यूलेटिव लॉस है। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेक्यूलेटिव इनकम है तो ठीक है, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा सीधा। ठीक है, तो इस पर स्टार लगा देता हूं मैं। स्पेक्यूलेटिव लॉस और स्पेक्यूलेटिव की इनकम से होगा। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो भाई हम क्या करेंगे? थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज बना लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले लिख दी इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। ध्यान दीजिएगा, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज सिर्फ इनकम से ऑफ ओनिंग से हो सकता है, मगर कोई और लॉस अगर इसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना चाहे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं इसको टच नहीं करूंगा ये देखने के लिए कि क्या कोई लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज तो नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंप्यूट एज पर द प्रोविजन। कैपिटल गेन ऑफ प्रॉपर्टी है यानी 112, तो थोड़ा सा स्पेस करने के बाद हम यहां पे क्या लिख देते हैं? थर्ड पॉइंट, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112 वाला, एंड वी हैव 9,20,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, मूविंग ऑन। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर रिपेयर ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का रिपेयर किया है, अगर आप नॉर्मल रिजीम के अंदर हो वहां पर आपको 24B मिल जाएगा, और हद से हद कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा, क्योंकि रिपेयर के लिए भाई। तो हमारा यहां पर लॉस आ जाएगा कितने का? 30,000। एंड दैट इज वेयर 115 बीएसई में इंपैक्ट फर्क आएगा, क्योंकि यहीं पर अगर आप 115 बीएसई अप्लाई करोगे तो वहां पर 24B नहीं मिलेगा और वहां पर हमारा आंसर नील आ जाएगा। तो जो दोनों रिजीम से पूछ रहे हैं ना, दिस इज द पॉइंट जहां पे डिफरेंस आएगा। चलो 115 बीएसई को बाद में देखेंगे, अभी आ गया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हमारा कितना? 30,000 का। इस पर स्टार लगा देता हूं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लास्ट में सेट ऑफ करेंगे जहां पे स्कोप होगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वैसे किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है अदर देन आपकी कैजुअल इनकम, और 2 लाख से कम है, कोई टेंशन भी नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस टुवर्ड्स अ शॉप विच वाज लेटर फॉरफिटेड। हमारा अगर एडवांस फॉरफिट हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2014 के बाद जो एडवांस होते हैं वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं। अकॉर्डिंगली अदर सोर्सेज की एक और इनकम आ गई, एडवांस फॉरफिटेड। एडवांस फॉरफिटेड को हम लिख देंगे यहां पर कितने का है? 5 लाख रुपए का।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, तो अगर एग्जेम्प्ट की तरफ से हमारा कोई लॉस हो तो वो डेड लॉस बन जाता है। लॉस ऑफ बेटिंग भी हमारा क्या होगा, डेड लॉस होगा। कैजुअल लॉसेज आर डेड लॉस। डेड लॉस मतलब कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं है। हद से हद इनकी रेफरेंस वर्किंग नोट में दे देना, अदरवाइज आपका कुछ नहीं करना, बट हमेशा जो चीज डेड लॉस भी है उसे वर्किंग नोट में जरूर लिख दिया करो, ठीक है, उसके भी मार्क्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी 80,000 का है। एफडी ऑफ 10 लाख, मतलब ये मैं एज्यूम कर रहा हूं ये इंटरेस्ट इसी एफडी से रिलेटेड है, वॉज गिफ्टेड टू हर, अच्छा हमारे पास ऐसी फीमेल है क्या, बाय हर फादर इन लॉ। अब ध्यान दो, सेक्शन 64 कहता है अगर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ कोई भी एसेट गिफ्ट करें डॉटर इन लॉ को, तो उससे आने वाली इनकम डॉटर इन लॉ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती, वो सेक्शन 64 में क्लब हो जाती है फादर इन लॉ इन मदर इन लॉ एज द केस में भी। तो यहां पे जो इंटरेस्ट है ये सेक्शन 64 में क्लब हो जाएगा। किसके हाथ में क्लब हो जाएगा, फादर इन लॉ के हाथ में क्लब हो जाएगा। हमारी इनकम ये नहीं है, तो आप हद से हद क्या करोगे, इसका रेफरेंस दे देना इंटरेस्ट, मगर यहां पर निल लिखोगे और रीजन बता दोगे 64 के हिसाब से कि फादर इन लॉ के हाथ में क्लब हो गया। तो कहीं ना कहीं सेट ऑफ के क्वेश्चन के अंदर अंदर इन्होंने क्लबिंग का भी मिक्सचर कर दिया। अब आए कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है अनलिस्टेड शेयर का 112 वाला, पिछले ईयर का ही आ रहा है, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आ रहा है, तो हम तो 24-25 में ही है ना, हाँ पिछला ईयर ही तो हो गया। हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये सिर्फ कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। तो हमारा कैपिटल गेन था ना, इसके अगेंस्ट लेस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया 3,80,000, ये हमने सेट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, सेट ऑफ हो गया, ये कर दिया टिक हमने। चलो जी बढ़िया। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज हमारे पास, अच्छा ये 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, हमारा तो दूसरा साल ही है। हमारे पास ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का इनकम थी, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, सेट ऑफ होगा 25,000 रुपए, ये भी हमारा सेट ऑफ हो गया। और अब हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब जरा नजर डालते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमारे रह गए थे। कहां कहां स्टार लगा रखा था हमने, स्टार लगा रखा था हमने एक तो यहां पर स्पेक्युलेटिव लॉस, तो भाई सीधा क्या करो, आप सीधा एक टेबल बना दो, इसके बाद यहां पर टेबल बनाने के बाद लास्ट में एक टेबल बनाओगे लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, और स्पेक्युलेटिव लॉस को सीधा वहां पर कैरी फॉरवर्ड कर देना, और रीजन में लिख देना स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम, एंड हेंस इसे तो हमने क्या कर दिया है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये तो अलाउड ही नहीं होगा। मैंने पहले इसलिए वेट किया था क्योंकि मुझे लगा कोई स्पेक्युलेटिव इनकम ना आ जाए। अब हमारा एक ही लॉस बचा, कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी का। अब आप चाहो तो कहीं भी फिट इन कर सकते हो क्योंकि टैक्स लायबिलिटी तो निकालनी नहीं है, तो आपको ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत है नहीं। आप अपने सीए इंटर के लेवल पे कहीं भी फिट कर दो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मैं उसे हाउस प्रॉपर्टी लॉस को यहां सेट ऑफ कर सकता हूं। आप सर प्लानिंग करेंगे तो हम पीजीबी हम कैपिटल गेन से सेट ऑफ करेंगे, करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक टैक्स लायबिलिटी ना निकालनी हो, आपके सारे आंसर इंटरमीडिएट में सही होते हैं। तो आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहां पे सेट ऑफ कर देंगे 30,000 रुपए, ये आ जाएगा बाहर आंसर 9,40,000 रुपए। आई रिपीट वंस अगेन, आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी की जगह अदर सोर्सेज से सेट ऑफ करना चाहते हो, आप कहीं और से पीजीबीपी से सेट ऑफ करना चाहते हो, बी माई गेस्ट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा पैकअप होगा, ये आ जाएगा 6,75,000 रुपीज। ये हमारा एडवांस तो वैसे का वैसे ही चला जाएगा बाहर 5 लाख का, और कैपिटल गेन हमारा सेट ऑफ होने के बाद आ जाएगा 9,20,000 में से कितना, 5,40,000। इस तरह से आंसर ऐड कर देना। और अगर 115 बीएससी करोगे तो अब आपका क्या करेगा, जो भी आंसर आएगा ना उसमें एक काम करना, जो हमारा 30,000 का लॉस आपने सेट ऑफ किया है वो डिफॉल्ट रिजीम में नहीं होगा, तो उसे ऐड बैक कर देना, अलग से टेबल बना के दिखा देना। आप अगर वहां पर जो भी आंसर इसका टोटल आया आपका, वो आंसर पकड़ना और उसके अंदर ऐड बैक करके दिखा देना कितना, 30,000 का लॉस, और रीजन लिख देना कि 24B हमारा 115 बीसी के केस में अवेलेबल नहीं है। सो नॉट अ टफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बस सेट ऑफ के साथ साथ थोड़ी सी क्लबिंग की लिंकिंग कर रखी है। अब इतना तो एक्सपेक्टेड है यार, इतना तो करेगा वो। स्पेसिफाई द पर्संस हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। पहली बात, एडवांस टैक्स किसको पे नहीं करना होता, जिसकी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेट ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एएमटी का क्रेडिट इज लेस देन 10,000 रुपए। दूसरा पॉइंट, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, और सीनियर सिटीजन मतलब रेजिडेंट और 60 साल से ज्यादा, और आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं है तो। तीसरा, 44 एडी और 44 एडीए में पे तो करना है, बट 4 की जगह 1 इंस्टॉलमेंट करनी है। आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो, अदरवाइज मत लिखो। और फोर्थ पॉइंट एक और लिख सकते हैं, हमारी कुछ इनकम ऐसी होती है जिन पे ये वाली इंस्टॉलमेंट में नहीं, अगली इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली 2 आंसर हैं जहां पर एडवांस टैक्स बिल्कुल ही पे नहीं होना।
आप मगर 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये भी लिख सकते हो जहां पर पे होना है बट एक ही इंस्टॉलमेंट में होना है, और फोर्थ लिख दो हमारी डिविडेंड इनकम हो गई, हमारा कैपिटल गेन हो गया, हमारा बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम हो गया। ये सारी वो इनकम्स हैं जिसके केस में हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना होता है, उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। सो 4 नंबर के क्वेश्चन में लेट्स सी आईसीआई ये दोनों के बेसिस पर नंबर देगा या ये दोनों भी मेंशन करेगा। मैं अगर आंसर लिखूंगा मैं सेफ साइड पे ये दोनों केसेस पे लिख के आ जाऊंगा जहां पर एडवांस टैक्स लग रहा है बट कोई ना कोई स्पेशल कंसेशन है। State with appropriate reasons whether the following are true or false. सिर्फ true or false नहीं लिखना, रीजन भी लिखना है। Income tax return can be revised only once. The answer is false. Income tax return can be revised any number of times. 139 subsection 5 के अंदर एक टाइम लिमिट है, that is 31st December या फिर आपकी कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, इस समय तक आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड अगर ओरिजिनल रिटर्न लॉस रिटर्न है, प्लीज टेक केयर। अपडेटेड रिटर्न लॉस रिटर्न नहीं हो सकती, बट क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है अगर ओरिजिनल रिटर्न लॉस रिटर्न है तो अपडेटेड फाइल नहीं हो सकती। फॉल्स। अगर ओरिजिनल रिटर्न लॉस रिटर्न है, आपकी अपडेटेड रिटर्न इनकम वाली रिटर्न हो सकती है नहीं हो सकती? यस बिल्कुल हो सकती है। अपडेटेड रिटर्न डिपार्टमेंट के फायदे के लिए होती है, तो आप लॉस वाले रिटर्न को इनकम में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक। तो आप देखेंगे इनकम टैक्स में एज सच बहुत कम कॉम्प्लेक्स पॉइंट थे, अगर कहीं पर आपकी मिस्टेक्स हुई भी हैं तो डोंट वरी, आपको प्रोपोर्शनेट मार्किंग मिल जाएगी। नाउ लेट्स गो टू जीएसटी पार्ट। चलिए जीएसटी की शुरुआत करते हैं। जीएसटी में सबसे पहले बात 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा, मिस्टर करण, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन कोची केरला स्टेट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द सप्लाई रिसीव्ड भी है और मेड भी है। पहली बात तो सिर्फ मैं हाईलाइट ये करता हूं कि कौन सी आउटवर्ड है कौन सी इनवर्ड है। हमने सप्लाइड गुड्स यानी पहले मैं यहां ले लेता हूं ओ स्टैंड्स फॉर आउटवर्ड, मेड अ सप्लाई ऑफ मशीनरी आउटवर्ड, प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन आउटवर्ड, provided renting of commercial outward, supplied a consignment outward, payment made to Mr. Manish, हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो गई इनवर्ड। ठीक है जी, ये हो गया डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मिस्टर करण प्रोवाइड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, फिर आगे ये तो देख लेंगे हम। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एज्यूम दैट रेट इज 9% फॉर इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड, ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी और ग्रीन टैक्स। कहीं ग्रीन टैक्स, इस पॉइंट में कुछ ग्रीन टैक्स का जिक्र है, वो देख लेंगे। सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन, कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन अवेल्ड, एक ही इनवर्ड सप्लाई है बस। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड हैव टू बी इन द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट एक्सेप्ट जब प्लेस ऑफ सप्लाई की इंफॉर्मेशन है, जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई है वहां खुद निकालो, बाकी सारी इंटरेस्टेड मानेंगे। एज्यूम ऑल इनवर्ड सप्लाईज आर फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज ओनली, एंड देयर वाज ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1.5 लाख का आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी है और एसजीएसटी निल है। Based on all this information, you are required to compute the net minimum tax liability after reduction of ITC। फरवरी के महीने के लिए हमें ये सब कुछ करना है। ठीक है जी, तो हमारा 5 पॉइंट्स हैं, कुछ 1-2 एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, वो एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं कौन से पॉइंट से रिलेटेड है। रिडम्पशन ऑफ फूड कूपन है, एक मुन्नार वाली कोई सेल है उससे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन में चेक कर लेंगे मुन्नार वाली सप्लाई कौन सी है, और कुछ और दे रखा है। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे तो साथ साथ देखता चला जाऊंगा मैं हमारी कौन से पॉइंट से रिलेटेड कौन सी एंट्री रेलेवेंट है। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के अंदर अगर हम बात करें, ऑन 5 फरवरी सप्लाइड गुड्स टू जारा एंटरप्राइजेस, अच्छा ये सारी इंफॉर्मेशन फरवरी की है, एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इन बीकानेर राजस्थान, यानी B2B सप्लाई नहीं है, B2C सप्लाई है, राजस्थान है। डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफर्ड टू जारा एंटरप्राइजेस ऑन दिस इनवॉइस प्राइस ऑफ 2 लाख रुपए एज पर pre-agreement but not recorded in the invoice. Discount given was by way of credit note। तो यहां पर क्लियर कट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर देखो हमारा एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला डिस्काउंट होता है वो तो इनवॉइस पर ही आ जाता, यहां पर हमने सप्लाई हो जाने के बाद, सप्लाई होगी है 5 फरवरी, हमने 28 फरवरी को क्या करा है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया है, क्योंकि सप्लाई के बाद दिया वो डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के लिए 15(3) कहता है 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज वो प्री एग्रीड होना चाहिए, क्वेश्चन में पहले से दे रखा है प्री एग्रीड है। दूसरा वो इनवॉइस से लिंक किया जा सकता है, बिल्कुल 2 लाख के इनवॉइस से हमने 10% यानी 20,000 का वो दिया है। तीसरा आईटीसी रिवर्सल, आईटीसी रिवर्सल यहां इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि B2C सप्लाई है, उसने आईटीसी लिया ही नहीं होगा, तो हमारी क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यस, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा
जो 10% का डिस्काउंट है वो लेस कर सकते हैं। तो अब हमारा यहां पर 1,80,000 की वैल्यू होगी। अगर मैं यहां पर टैक्सेबिलिटी निकालनी शुरू करूं तो हम यहां पर अपना CGST, SGST और IGST, ठीक है जी, 3 आउटवर्ड के कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हमारी जो सप्लाई है उसमें क्या करेंगे, 1,80,000। और अब यहां पर ना हमें साथ साथ प्लेस ऑफ सप्लाई भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर हमने सप्लाई करी है B2C सप्लाई गुड्स की करी है, तो आपको याद होगा वहां पर 10(1)CA आता है। 10(1)CA क्या बोलता है, अगर रेसिपेंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और अगर रेसिपेंट का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है उसके लिए हम बात करते हैं। 50,000 से ज्यादा का अगर इनवॉइस होता है तो उस केस के अंदर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड कैप्चर करना मैंडेटरी होता है। तो यहां पर लोकेशन ऑफ रेसिडेंट दैट इज POS यहां पर आ जाएगा राजस्थान। और POS अगर राजस्थान आ जाएगा यहां पर, तो मुझे बताओ हम कहां के हैं, केरला के हैं। अकॉर्डिंगली यहां पर IGST लगेगा, 18% लगाएंगे, IGST में ले जाएंगे 1,80,000 का 18%, डैश डैश 32,400। सर हमारा वो तो क्रेडिट नोट है। देखो क्रेडिट नोट बाद के महीने का होता ना, मैं 2 लाख ले लेता। क्रेडिट नोट भी फरवरी के महीने का है, तो क्रेडिट नोट भी तो इसी फरवरी में रिपोर्ट होगा ना। तो हम 2 लाख का इनवॉइस रिपोर्ट करेंगे, 20,000 का क्रेडिट नोट रिपोर्ट करेंगे, तो नेट इंपैक्ट ले लेंगे 1,80,000 का। आप ऑल्टरनेटिवली चाहो तो पहले 2 लाख के हिसाब से लिखो, फिर लेस करके 20,000 को के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करके दिखा सकते हो। नेट इंपैक्ट फिर भी सेम आएगा। रिपोर्टिंग की पूछी जाता तो रिपोर्टिंग में इनवॉइस अलग से रिपोर्ट होगा, क्रेडिट नोट अलग से रिपोर्ट होगा। मेड अ सप्लाई ऑफ मशीनरी टू कूल एंड कंपनी रजिस्टर्ड, इस बार सप्लाई बेची है, मशीनरी दी है रजिस्टर्ड को। मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एट द फैक्ट्री साइट इन तमिलनाडु। ध्यान दो, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो अगर कोई भी गुड्स इंस्टॉलेशन मांगते हैं तो 10(1)D लगता है, और 10(1)D में POS वो होता है जहां पे वो इंस्टॉल हो रहा है। अकॉर्डिंगली POS यहां पर बेशक रेसिपेंट केरला का है बट तमिलनाडु हो जाएगा। हम LOS कहां पर है, केरला, तो ये भी क्या हो जाएगी, IGST वाली सप्लाई हो जाएगी। साथ साथ ये मशीनरी जो हमने करी इससे रिलेटेड कोई हमारी और डिस्कशन है नहीं, तो फूड के बारे में, मुन्नार वाली सेल के बारे में, तो यहां पर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, बड़ा सिंपल पॉइंट है हमारा। क्या आ जाएगा, 6 लाख पे IGST लगा देंगे। पॉइंट नंबर 2, 6 लाख रेट लग गया 18%, 6 लाख का 18% कम्स आउट टू 1,08,000 रुपए। दिस इज IGST। मूविंग ऑन। प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स ऑन अ मंथली बेसिस टू पीटर स्कूल। ध्यान दो, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स तभी एग्जेम्प्ट होता है अगर हम उसे किसी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं विच इज प्रोवाइडिंग एनी क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ध्यान दो, अगर आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को दोगे तो एग्जेम्प्ट होगा। स्कूल्स के केस में इनवर्ट सप्लाई में 5 एग्जेम्पशन होती है, सिक्योरिटी वाली होती है, हाउसकीपिंग वाली होती है, ट्रांसपोर्टेशन वाली होती है, बट ऑनलाइन पीरियोडिकल एंड जर्नल्स नहीं होती। तो ये वाली सप्लाई हमारी एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। आप अपने वर्किंग नोट में लिख कर आओगे कि दिस सर्विस इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ गिवन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच आर प्रोवाइडिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो ये टैक्सेबल है। अब यहां पर हमने दी कहां पर है, केरला में दी है। केरला में दी है तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, CGST और SGST आ जाएगा। तो हमारा यहां पर 25,000 रुपए के ऊपर 9% के हिसाब से आ जाएगा। 25,000 का 9% आ गया हमारा 2250, और यहां पर आ गया 2250। मूविंग ऑन। प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ ओन कमर्शियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन अच्छा, ये जो हमारा एजुकेशन है ना, मुन्नार वाली के लिए रिलेटेड कोई वर्किंग नोट है। रेंटिंग सर्विस दी है हमने थ्रीसर, जो भी जगह का नाम है, आई एम सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, टू सेफ वॉइड लिमिटेड ऑफ केरला इन विच ही इज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने अपनी कंपनी को सर्विस दी है, बट ध्यान दो कौन सी सर्विस दी है, रेंटिंग। अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हो तो आमतौर पर रिवर्स चार्ज आता है, बट अगर आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहे होते हो, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, तो वहां पर रिवर्स चार्ज नहीं, वहां पर फॉरवर्ड चार्ज आता है। तो प्लीज टेक केयर, ये फॉरवर्ड चार्ज की सप्लाई है, हमें ही टैक्स पे करना है, ना कि कंपनी को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वर्किंग नोट में लिखने के लिए। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड चार्ज की सप्लाई है, 70,000 रुपए टैक्स लगाना है, बट कहां पर दिया है, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में 12(3) लगता है, जहां भी प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है वहीं पर POS आ जाता है। तो PS नो डाउट यहां पर क्या आएगा, केरला में, क्योंकि प्रॉपर्टी केरला में है, तो CGST SGST आ जाएगा। 70,000 रुपए
उसके हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी आप यहां पर जरूर मेंशन कर देना कि यहां पर रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। जिस चीज को टच कर रहे होते हैं ना उसको वर्किंग मोड में जरूर मेंशन करके आया करो, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन जो आईसीआई ढूंढ रहा है आपसे। सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ ऑफिस यूनिफॉर्म टू अ रियल रसूल टी स्टेट इन मुन्नार केरला। अब इस पॉइंट में सिंपल सा लग रहा है, हमने यहां पर सप्लाई करी है और यहां पर डिलीवरी वाली लोकेशन पीओएस हो जाएगी, बट इससे रिलेटेड ना नीचे एक पॉइंट है वो देख लो जल्दी से। In respect of supply made to Munnar being a hill station, local levy of green tax was charged in the invoice made to Rasool. हमने अपार्ट फ्रॉम प्राइस अलग से ग्रीन टैक्स भी लिया। और मैंने ये क्यों बोला ग्रीन टैक्स अलग से है, अगर आप देखो नीचे ही हमने पॉइंट पढ़ा था, जो भी हमारी फिगर्स हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हैं, यानी इसका मतलब ये है ये हमने अलग से सेपरेटली चार्ज किया है। जब हम टैक्स का अमाउंट सेपरेटली इनवॉइस पे चार्ज करते हैं तो 15(2)(a लगता है, जो कि कहता है जीएसटी के अलावा अगर कोई भी और टैक्स आप इनवॉइस पे चार्ज कर रहे हो तो वो टीवी में ऐड होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या हुई, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख नहीं कितनी आ जाएगी, 2,10,000। और नीडलेस टू से प्लेस ऑफ सप्लाई तो हमारा क्या है, केरला ही है। तो 2,10,000 का 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी आ जाएगा, 18,900 18,900। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मेड टू मिस्टर मनीष अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑफ बेंगलुरु फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। अच्छा ये जो यहां पर ध्यान से देखो, ये आउटवर्ड नहीं है, ये क्या है, इनवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, अपार्ट फ्रॉम ये तो आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल चल रही थी ना, अब साथ साथ क्या कर लेते हैं, यहां पर आईटीसी का कॉलम भी खोल लेते हैं। आईटीसी की जब स्टेटमेंट बनाएंगे हम तो अगेन यहां पर 3 स्टेटमेंट बनेंगी, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी। पहले आईटीसी में क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कुछ दे रखा है, पहले वो ओपनिंग बैलेंस लिख लो। ओपनिंग बैलेंस कितना है, नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस आपका है 1.5 लाख आईजीएसटी, फिर इसके अलावा हमारा 30,000 एसजीएसटी और नील ये आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस जरूर जरूर लिख लेंगे, जो जो होता जाए ना टिक लगाते जाया करो। ये वाला पॉइंट भी कर लिया हमने, ये वाला पॉइंट भी कर लिया। अब आगे देखते हैं, बाकी सारी कंडीशन आईटीसी की सेटिस्फाइड है, बस आपको ये देखना है इसका आईटीसी लेना है यानी सेक्शन 16 और 17 की बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। पेमेंट मेड टू मिस्टर मनीष अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर। स्टाफ क्वार्टर को हमने कैपिटलाइज कर दिया, डेप्रिसिएशन लिया या नहीं ली फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा हमारा एक सर्विस होती है 17(5) के अंदर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, या आप कोई गुड्स एंड सर्विस ले रहे हो और वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलता। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अगर वो एक्सपेंडिचर आपने अपनी किताबों में कैपिटलाइज किया है, तो स्टाफ के लिए जो क्वार्टर बनाए वो कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आएंगे, और आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लो या प्योर लेबर सर्विस लो, ये आईटीसी 17(5) की वजह से क्या हो जाएगा, डिनाई। तो आप यहां पर आईटीसी में इस चीज को लिखोगे, बट आंसर यहां पर निल 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 आएगा, और रीजन में जरूर जरूर 17(5) का रेफरेंस आप दे दोगे, स्पेशली फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट हम कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने उस खर्चे को कैपिटलाइज किया है। सोचो एक इनवर्ड सप्लाई की बात थी, उस पर भी आईटीसी नहीं मिल रहा। ड्यूरिंग द मंथ सप्लाई ऑफ 13,000 वॉज मेड अगेंस्ट रिडम्पशन ऑफ फूड कूपन। अब फिर से ध्यान दो, ये वाली डिटेल इनवर्ड नहीं आउटवर्ड से रिलेटेड है। हमने एक सप्लाई करी थी रिडम्पशन ऑफ फूड कूपन के लिए, जो फूड कूपन दिसंबर में आए थे, फॉर यूज अगेंस्ट स्पेसिफिक पिज्जा अवेलेबल इन द फूड कोर्ट। कूपन वैलिड है फरवरी तक। ध्यान दो, जब कूपन इशू हुए थे, कूपन इशू होते समय उसी समय ही सप्लाई वाज आइडेंटिफाइबल, और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल होती है तो डेट ऑफ इशू ऑफ कूपन पे ही हमारा क्या आ जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाता है। तो हमने जो 13,000 के गुड्स या सर्विस दिए, रेस्टोरेंट सर्विस होगी वैसे तो, हमारा उसका टाइम ऑफ सप्लाई दिसंबर में आ गया होगा। एंड प्लीज टेक केयर, हम फरवरी की लायबिलिटी डिटरमिन कर रहे हैं, तो आप आउटवर्ड की लायबिलिटी में ना फूड कूपन को लिख जरूर देना, हमने किए, बट यहां निल निल आएगा। और निल इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि एग्जाम्प्ट है, निल इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी दिसंबर 2024 की लायबिलिटी में ऐड कर दिया गया होगा। ये हमने ग्रीन टैक्स वाला कर लिया। मिस्टर करण वाज एडवाइज्ड बाय द अकाउंटेंट दैट ही सिंस इज द डायरेक्टर, तो रिवर्स चार्ज लगेगा, गलत। हम पर्सनल कैपेसिटी के अंदर जो भी सर्विसेज देते हैं वहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है। रेट हमने 18% ही लिया है। ग्रीन टैक्स वाली की हमने एडजस्टमेंट कर ली, आईटीसी वाला पॉइंट हमने कर लिया, सारा कुछ बाकी सब डन है। तो आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को पैकअप करना है। क्वेश्चन को पैकअप करेंगे, ये आपका आउटवर्ड आ जाएगा। आउटवर्ड के अंदर ऐड करने के बाद इधर से आप आईटीसी का भी टोटल लगा लोगे, एंड आई थिंक आईटीसी एडजस्टमेंट करने वाला पार्ट तो आप कर ही लोगे। आईटीसी के अंदर 1.5 लाख जो सबसे पहले है, अगर आप देखो ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 32,400 प्लस 1,08,000,
ये मिलाकर आ रही है 1,440,400। सबसे पहले आईजीएसटी के क्रेडिट को यूज करेंगे आईजीएसटी की लायबिलिटी से, फिर जो बच जाएगा वो आप सीजीएसटी से भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी से भी, बट मेरी एडवाइस है आप कोशिश करिए एसजीएसटी से यूज करिए, क्योंकि एसजीएसटी का कोई आईटीसी है नहीं। तो जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना होगा, अगर 1,40,400 लेस करेंगे, आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट 9600 का होगा, तो आप यहां पर एसजीएसटी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद सीजीएसटी के अगेंस्ट सीजीएसटी का क्रेडिट जो बचा है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से यहां पर इकलौती चीज ये है कि आपको बचा हुआ आईजीएसटी का क्रेडिट अगर आप मिनिमम लायबिलिटी लाना चाहते हो तो एसजीएसटी से यूज करना चाहिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है नहीं इसके अंदर ज्यादा। एक रिवर्स चार्ज की एंट्री पूछी है, एक एग्जेम्पशन की एंट्री, दैट्स इट। पीओएस की मिक्सिंग है वो बढ़िया है। एबीसी कॉर्पोरेशन अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ मुंबई फर्निश विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगेन मुंबई का डीलर अंडरलाइन कर लेता हूं, फरवरी की डिटेल है और जीएसटी में रजिस्टर्ड है। कुछ डिटेल दे रखी है, पहले देख लेते हैं इनवर्ड की है या आउटवर्ड की है। इंटरस्टेट सेल है तो आउटवर्ड ओ लिख देता हूं। प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विस है तो आउटवर्ड है। रिसीव्ड फॉर सर्विसेज, रिसीव्ड सर्विसेज नहीं, रिसीव्ड फॉर सर्विसेज मतलब पैसा मिला है तो आउटवर्ड दी है मैंने। प्रोफेशनल फीस पे करी है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनवर्ड। 3 आउटवर्ड है, 1 इनवर्ड है। टर्नओवर हमारी लास्ट ईयर में 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, इसका मतलब हम कॉम्पोजिशन वाले नहीं, रेगुलर टैक्स पेयर है। अगर हम, इसका मतलब क्या होता है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो कॉम्पोजिशन का कोई सवाल ही नहीं है हमारा। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, थैंक यू सो मच, नहीं तो अभी इंक्लूसिव करना पड़ता। कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एज्यूमिंग रेट इतना है। करेक्ट लीगल प्रोविजंस हमें हर जगह बताना पड़ता है। तो 5 नंबर और हमारे सिर्फ 4 पॉइंट, वाह जी वाह, मजा ही आ गया। एक एक करके बात करते हैं। आउटवर्ड सप्लाई, फिर से मैं क्या करता हूं, यहां पर एक आउटवर्ड का कॉलम बना लूंगा और आउटवर्ड के साथ साथ फिर हम आईटीसी का कॉलम बना लेंगे। तो यहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पॉइंट नंबर 1, इंट्रास्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स किया है, 50,000 रिसीव्ड इन एडवांस है जनवरी में। ध्यान दीजिएगा हम लायबिलिटी फरवरी की निकाल रहे हैं। अगर आपका एडवांस आ गया, देखो सर्विसेज के केस में तो एडवांस अगर आए तो एडवांस के समय टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है, बट गुड्स के केस में अगर आपको याद हो 12/2 जो होता है, अच्छा ये फॉरवर्ड चार्ज, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा हम रिवर्स चार्ज नहीं मानेंगे, तो फॉरवर्ड चार्ज में मान के चलेंगे इसको। और 12/2 को हमें नोटिफिकेशन 66/2017 के साथ पढ़ना पड़ता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा पेमेंट यहां पर मैटर नहीं करती। तो इवन इफ एडवांस हुआ, हमारा जनवरी में कुछ भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आया होगा, एंड अकॉर्डिंगली अब हमारा पूरा का पूरा 2 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, तो पूरी 2 लाख की टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब ये इंट्रा या इंट्रा स्टेट है तो इस पर 99% लगा देंगे। 18,000 नहीं सॉरी, हाँ 18,000 सीजीएसटी और 18,000 एसजीएसटी। ठीक है जी, आपको बस टाइम ऑफ सप्लाई की लिंकिंग करनी है, एक्सप्लेनेशन में टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताना है कि इवन इफ द एडवांस इज रिसीव्ड जनवरी में टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर नहीं होगा। प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज इन मुंबई विद चार्जेस पर पर्सन ऑफ 18,000 रुपए, अकोमोडेशन 99 डेज के लिए। ये हमारी अमेंडमेंट से रिलेटेड है। आपको याद होगा रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में हमने पढ़ा था कि रेंटिंग होती है लॉन्ग टर्म नेचर की, और होटल वगैरह के अंदर अकोमोडेशन होती है वेरी शॉर्ट रन के अंदर। तो बीच में एक नई एंट्री आई थी, अगर 90 दिन से ज्यादा की अकोमोडेशन सर्विस है किसी हॉस्टल में, स्टूडेंट पीजी के अंदर, या कोई एनी अदर सच प्लेस जहां पर आपको अकोमोडेशन सर्विस मिलती है बट लंबे समय के लिए अकोमोडेशन मिलती है, 90 दिन से ज्यादा है और कंसिडरेशन 20,000 या उससे कम है, तो उस केस में वो एग्जेम्पशन होती है, एंड दिस इज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑफ दैट एग्जेम्पशन। तो हमारी जो अमेंडमेंट वाली एंट्री थी, जिसको मैं प्यार से हॉस्टल वाली एंट्री बोलता हूं, यहां पर वो आ जाएगी। हॉस्टल लिखा नहीं है बट दैट अकोमोडेशन सर्विस सिग्निफाइज दैट हम वहां पर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात नहीं कर रहे। ठीक है, रिसीव्ड फॉर सर्विस, अच्छा यहां पर ना ये इनवर्ड नहीं है, रिसीव्ड फॉर का मतलब होता है आउटवर्ड है। बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का करो अदर देन, वो एग्जेम्प्ट होता है, बट वो तभी होता है अगर ओरिजिनल वर्क्स का हो। और ये चीज अब मैंने अपनी चार्ट के अंदर भी हाईलाइट करके डाल दी है, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस। जो दोनों प्योर लेबर हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल योजना में होती है, और जो ये सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, दोनों प्योर लेबर के लिए ओरिजिनल वर्क्स होना जरूरी है, रिपेयर वहां पे कवर्ड नहीं है, तो यहां पर हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, 50,000 का 9% कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4,500 और 4,500। आउटवर्ड हमारा पैकअप हो गया, 22,500 आउटवर्ड आ गया। ठीक है जी, ध्यान दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, तभी मैंने आपको बोला था पेपर बहुत आसान है। प्रोफेशनल फीस पेड फॉर टैक्सेबल सर्विस टू मिस उदन मेहता लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मैंने प्रोफेशनल फीस पे करी है, यानी
उदन मेहता से मैंने सर्विसेज ली हैं और वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर आपको पता है क्या लग जाता है, अच्छा ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस पहली बात तो सप्लाई है या नहीं है, हमने विदाउट कंसिडरेशन लिया या विद कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन क्या हमारे बिजनेस के लिए है, द आंसर इज यस। क्वेश्चन ने पर्सनल नहीं बोला तो बिजनेस के लिए है। अच्छा पर्सनल होती तो पता क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एन इंडिविजुअल अदर देन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एग्जेम्पशन होती है, सप्लाई तो होती है 7(1)(b) में, वो एग्जेम्प्ट, बट ये बिजनेस के लिए है तो यहां पर टैक्स लगेगा। अच्छा जब टैक्स लगेगा तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको पता है क्या लगता है, रिवर्स चार्ज, तो हमारी ये एंट्री रिवर्स चार्ज की है। रिवर्स चार्ज का फर्क पता क्या पड़ता है, रिवर्स चार्ज का टैक्स अलग से लिखना पड़ता है हमें, तो 70,000 का हम, ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर्स चार्ज का टैक्स अलग आ जाएगा। रिवर्स चार्ज के टैक्स के अंदर हम क्या करेंगे, 70,000 का 18%, दैट इज 12,600, तो ये अब हमारी आउटवर्ड हो गई। बट अब एट द सेम टाइम क्या इसका आईटीसी भी मिलेगा, यस। अच्छा इसका जो आईटीसी है रिवर्स चार्ज, आप जो पेमेंट करने जाओगे ना, रिवर्स चार्ज को आप ऐसा कर सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो। अभी के लिए जो आईटीसी मिलेगा 12,600 में पे करने के बाद, 12,600 तो ई कैश से पे करना पड़ेगा, आईटीसी लेस कर सकते हो, तो 12,600 का जो आईटीसी है 70,000 का 18%, 12,600 ही है ना, हाँ 12,600 आईटीसी, आप इनमें से किसी के भी यूज कर लो, आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी से भी हो सकता है, एसजीएसटी से भी। ये आ जाएगा हमारा ई कैश से पे होने वाली फॉरवर्ड चार्ज लायबिलिटी, उसमें रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी जोड़ दो 12,600, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। मैंने अलग से बाद में रिवर्स चार्ज की एंट्री क्यों ऐड करी, क्योंकि रिवर्स चार्ज की एंट्री हमेशा ई कैश से पे होती है, उसके अगेंस्ट आईटीसी यूज नहीं होता। सो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली 4 पॉइंट्स, और 4 पॉइंट्स में भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं तो कहूंगा 15 नंबर में मजे आ गए इस बार। Wheel Trading Private Limited is a registered entity under GST in Jaipur, Rajasthan. It is engaged in wholesale trading of sport items. Basically goods वाला है, और राजस्थान को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। VTPL furnishes the following information regarding its inward supplies. ध्यान दो, क्वेश्चन सारी इनवर्ड की हैं, पढ़ चारों इनवर्ड का है तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। अब और तेरी बहुत लंबे लंबे डिस्कशन है यार। Assume that all the transactions are in the course of intrastate trade. सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन एज्यूम, बाकी सारी कंडीशन आईटीसी की सेटिस्फाइड है, अनलेस जो क्वेश्चन में दे रखी हैं दे हैव बीन फुलफिल्ड, एंड सारे सप्लायर रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने टैक्स चार्ज किया होगा। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड फॉर ईच इंडिविजुअल आइटम एज वेल एज द टोटल आईटीसी फॉर February 25 बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर योर ट्रीटमेंट। सिर्फ और सिर्फ आईटीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही मेहरबान, प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल। देखो जीएसटी में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे ना कम कहानियां लिखकर हमें ज्यादा नंबर मिलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट हैं, बढ़िया मजेदार। As per the policy of the company, managing director of the company has taken membership. The company has paid monthly applicable rate is 6% and SGST. तो अब मुझे बताओ यहां पर अगर हमने क्लब मेंबरशिप ली हो, क्लब मेंबरशिप का जो आईटीसी है वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है सेक्शन 17(5) के अंदर, अनलेस वो चीज किसी लॉ में स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर हो। क्लब मेंबरशिप देना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती नहीं है, तो ये आप लिखोगे अपने आंसर के अंदर और आईटीसी को क्या कर दोगे, डिनाई कर दोगे, लिखकर निल निल और रीजन बता दोगे। रीजन के अंदर आपको क्या लिखोगे, 17(5) को कोट कर दोगे। परचेज इक्विपमेंट, अब ये जो है ना हमारा सीबीआईसी सर्कुलर आया था इस बार की अमेंडमेंट में, वो सीबीआईसी सर्कुलर यहां पर यूज्ड है, और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अमेंडमेंट्स जरूर करके जाया करो। जो बच्चे अगले अटेम्प्ट के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, एक चीज फिक्स कर लो दिमाग में, अमेंडमेंट जरूर देख के जाते हैं। एमसीक्यू में भी स्पॉन्सरशिप वाली अमेंडमेंट यूज कर रखी है, टाइम ऑफ सप्लाई वाली अमेंडमेंट जरूर देखते हैं। और मैंने अब एक नया सिस्टम शुरू किया है, हर अटेम्प्ट से पहले ना एक तो डिटेल्ड अमेंडमेंट वीडियो डालता हूं मैं, 2, 2.5, 3 घंटे की जितने की होती है, और एक मैंने आधे पौने घंटे की ना रिवीजन ऑफ अमेंडमेंट्स डालनी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीवन में बहुत बिजी हैं, उनके पास अमेंडमेंट की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए भी टाइम नहीं है कि हम 2 घंटे की अमेंडमेंट की वीडियो देख लें। इसलिए उन लोगों के लिए हमने क्या किया, वो कह रहे हैं सर एनालिसिस गया भाड़ में, हमें बताओ पेपर में क्या आएगा, उन लोगों के लिए मैंने अमेंडमेंट की भी एक रिवीजन वीडियो डालनी शुरू कर दी है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अटेम्प्ट September 25। तो मैंने आधे घंटे की या 40 मिनट की एक रिवीजन वीडियो डाली थी सिर्फ अमेंडमेंट से रिलेटेड, और अगर आपने सिर्फ वो वाली भी देख ली थी तो आपको एमसीक्यू में एक अमेंडमेंट जो हमारी थी टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड वो कवर्ड है, स्पॉन्सरशिप की अमेंडमेंट कवर्ड है, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट थी वो हमारे पेपर में आई हुई है, और ये जो सीबीएसई सर्कुलर है ये भी, बेसिकली जितनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी सारी की सारी पेपर में आई है। और ये इस बार नहीं हुआ, हर बार होता है। तो अगर आप जनवरी 26 के स्टूडेंट हो, मई 26 के स्टूडेंट हो, सितंबर 26 के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, एक चीज दिमाग में फिट कर लो, आपके अटेम्प्ट के लिए जो भी अमेंडमेंट है वो बहुत अच्छे से करके जानी चाहिए।
उनको इग्नोर करोगे तो पेपर में पक्का पक्का वो आएंगी आएंगी. यू आर इग्नोरिंग समथिंग which you know has a very high possibility of coming in the exam. Purchase equipment from original equipment manufacturer as an ex works contract. एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पे हमारा जो सप्लायर होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के गेट पे खत्म हो जाती है. फिर भी उन्होंने समझा दिया, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स हैव टू बी डिलीवर्ड बाय ओईएम मतलब सप्लायर टू द ट्रांसपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट एट द सप्लायर्स प्लेस ओनली. द ओईएम ने जब गुड्स भिजवाए, मतलब ये हमारा सप्लायर हो गया, उसके यहां से गुड्स चले गए 28 फरवरी को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी दिन खत्म हो गई. मगर हमारे यहां पर गुड्स फिजिकली आए 2 मार्च को. तो यहां पर सीबीएसई का सर्कुलर ने क्या बोला था? हमारी 16(2) कहता है कि आईटीसी लेने के लिए वन ऑफ द कंडीशन इज गुड्स शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट. बट ओईएम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इट इज एज्यूम्ड, इट इज डीम्ड दैट गुड्स उसी दिन रिसीव हो गए हैं जिस दिन तुम्हारे ट्रांसपोर्टर ने तुम्हारे बिहाफ पर, रेसिपिएंट के बिहाफ पर सप्लायर से लिए. तो यहां पर 28 फरवरी को ही गुड्स विल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड एंड हम यहां पर फरवरी में आईटीसी ले सकते हैं. तो इस चीज का आईटीसी मिलेगा इवन इफ फिजिकली गुड्स मार्च के महीने में आए हैं. सीबीएसई सर्कुलर इज बीइंग यूज्ड. ठीक है. On 5th year of incorporation, VTPL arranged an event from Daksh Event Company for customer meet. जो दक्ष इवेंट कंपनी है उसने एक सिंगल प्राइस चार्ज किया 2.5 लाख, विच इज इंक्लूसिव ऑफ फूड एज पर द जनरल ट्रेंड. अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था. 17(5) के अंदर आमतौर पे फूड या फिर आउटडोर केटरिंग वाली सर्विस लो तो वो डिसअलाउड होती है. बट ध्यान दो, क्या यहां पर फूड या केटरिंग सर्विस है? नहीं, यहां पर इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है. बट सर फूड का तो पैसा अलग है ना, देखो रेट भी अलग दे रखा है, फूड का रेट अलग है, इसका रेट अलग है. नहीं, अगर हमारे इवेंट मैनेजमेंट में 2.5 लाख के अंदर ही 40,000 इंक्लूड है तो फूड अलग से नहीं दी गया, वो इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट है. और यहां पर क्लियरली बोल रखा है जनरल ट्रेंड फॉलो. आपको अगर याद हो, कॉम्पोजिट सप्लाई बनाने के लिए वन ऑफ द थिंग इज दे शुड बी नेचुरली बंडल्ड. एंड नेचुरली बंडल्ड का क्राइटेरिया क्या होता है? सीबीआईसी सर्कुलर के अंदर कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं. वन ऑफ द क्राइटेरिया इज क्या सारे सप्लायर उसे एक साथ देते हैं? इन्होंने यही इंडिकेशन दी है कि जनरल ट्रेंड है कि इवेंट मैनेजमेंट में खाना इंक्लूडेड होता है. तो यहां पर ये फूड वाली सर्विस नहीं, ये इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है. और ध्यान दो, ये इवेंट मैनेजमेंट मैंने अपने कस्टमर्स के लिए करी है, तो कोर्स एंड फर्दरेंस है. अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से ये आईटीसी मिल जाना चाहिए. दिस इज माय इंटरप्रिटेशन. क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है फूड लिखकर, असली में यहां पर फूड की सप्लाई अलग सप्लाई नहीं है. फूड इज पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई एंड दैट कॉम्पोजिट सप्लाई इवेंट मैनेजमेंट वो हमारी एज सच रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. सो मेरे हिसाब से यहां पर आईटीसी मिल जाना चाहिए. स्टिल एक बार फिर भी हम आईसीआई के सजेस्टेड आंसर को जरूर देखेंगे. मेरे हिसाब से पक्का पक्का मिलेगा. परचेज ट्रक्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स 17(5) के अंदर मोटर व्हीकल का आईटीसी डिनाइड होता है, बट ओनली मोटर व्हीकल मेंट फॉर पैसेंजर्स. ये तो हमारा अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, यहां पर एक चीज और क्या बोल रखी है, उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन क्लेम करी है 14 लाख पे. मुझे एक बात बताओ, 16(3) नाम का सेक्शन है वो जो कि कहता है अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली तो आईटीसी नहीं मिलेगा. बट वो क्या लेने से मना करता है? वो एसेट की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लेने से मना करता है या इनपुट टैक्स पर? इनपुट टैक्स पे. 14 लाख एसेट की वैल्यू है. कैसे पता लगा? आप देखो यहां पर लिखा हुआ था सारी वैल्यूज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं. कहीं पर लिखा देखा मैंने अभी, हाँ, ये सारी वैल्यूज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. जीएसटी इनके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में दे रखा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी. तो आपका जो 14 लाख है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ द ट्रक. 14 लाख पे डेप्रिसिएशन लो तो 16(3) नहीं लगता. 16(3) तब लगता अगर इस 14 लाख के ऊपर जो जीएसटी है, मान लो 28% का जीएसटी है, 14 लाख का 28% हो गया 3,92,000. अगर इस इनपुट टैक्स के अमाउंट को कैपिटलाइज करके इनपुट टैक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन ले ली जाती, देन इट वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड. अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो फाइनल आंसर 17(5) लग नहीं रहा, 16(3) लग नहीं रहा. आईटीसी हमारा अलाउड है. आईटीसी का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. और अगर आपको याद हो, जब 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला चैप्टर आपको करने के लिए कौन सा बोलता हूं? आईटीसी. इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस करने के लिए बोला था 8 नंबर का पेपर. जीएसटी में इनका आईटीसी करने के लिए बोला था 4 नंबर का इंडिविजुअली. और उसके अलावा एमसीक्यू में भी एक जगह यूज हुआ और मैंडेटरी क्वेश्चन में भी, दोनों जगह, मतलब पार्ट ए में भी 5A में भी 5B में भी. आईटीसी में भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आते हैं. और कोई ऐसा नहीं है मैंने इस अटेम्प्ट में बोला, आप अगले अटेम्प्ट के स्टूडेंट हो, आपके लिए भी जो 1.5 डे स्ट्रैटेजी बनाऊंगा मैं, उसके अंदर भी आपको आईटीसी चैप्टर सबसे पहले करने के लिए बोलूंगा. तो मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं जो पेपर गेस कर लेता है. मैं सिर्फ वही बताता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट होता है. और जब पेपर ऐसा पैटर्न बेस्ड आता है ना, फिर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बढ़िया मजा ही आ गया. ठीक है. एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एंड डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी अलॉन्ग विद द रेलेवेंट प्रोविजन. ठीक है जी, पीओएस निकालना है.
मिस्टर मुकुल इज अ बैंक मैनेजर। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे आईसीआई की इलस्ट्रेशन भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में भी पास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दिया है। देखो पीओएस में मैंने आपको एक सिंपल फंडा बताया था, क्योंकि पीओएस के चैप्टर 2024 में ही हमारे सिलेबस में जुड़ा है, इंटर में पहले फाइनल का टॉपिक था। तो मैंने कहा था अगले कुछ अटेम्प्ट तक तो पीओएस के अंदर ना वो मोटा मोटा सारे वही क्वेश्चन बार बार पूछते रहेंगे जो आईसीआई की इलस्ट्रेशन है। जब आईसीआई की इलस्ट्रेशंस खत्म हो जाएंगी ना, तब जाकर वो नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो अगले अटेम्प्ट के बच्चे सुन रहे हैं वो ध्यान दीजिए, पीओएस की इलस्ट्रेशंस जो बुक में दे रखी हैं वो जरूर पढ़ा करो, वही की वही पेपर में आ जाती हैं। क्योंकि आईसीआई जब तक अपनी इलस्ट्रेशंस को पेपर में नहीं पूछेगा ना, वो नए क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं। बड़े ही आलसी तरह के लोग हैं हमारे वहां पे जो इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, तो उनको नए क्वेश्चन तब तक नहीं बनाने जब तक पुराने चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन से ही काम चला लेंगे। तो सेम इलस्ट्रेशन है, बैंक मैनेजर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू जोधपुर, हिज फैमिली इज सिचुएटेड इन रांची। उसने एक कुरियर कंपनी को हायर किया जो कि कोलकाता की, और गुड्स उसने रांची से जोधपुर ले गए, यानी यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है। सेक्शन की बात करूं तो 12(8) वो कहता है अगर B2B सप्लाई है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखो, B2C सप्लाई है तो जहां से भी गुड्स आपके पिकअप हुए हैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज बोलूं तो वेरेवर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर हमारा रेसिपिएंट कौन है? ये तो सप्लायर हो गया कुरियर कंपनी, ये हो गया बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर एम्प्लॉई है तो मोस्ट प्रोबेबली अनरजिस्टर्ड ही होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज की ट्रांजैक्शंस सप्लाई से बाहर होती हैं। एम्प्लॉय को जो पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वो सप्लाई से बाहर, अनरजिस्टर्ड है तो B2C में आएगा। ये मत देखो वो कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, आप ये देखो गुड्स कहां से जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं रांची, रांची जा रहा है झारखंड, तो हमारा पीओएस आ जाएगा झारखंड, रांची झारखंड। और हमारा कुरियर वाला कहां का है? कोलकाता का। अकॉर्डिंगली ये इंटरस्टेट सप्लाई है और यहां पर आईजीएसटी आएगा। वैसे क्वेश्चन ने सिर्फ पीओएस पे कमेंट किया है, आप आगे आईजीएसटी लगेगा नहीं लगेगा उस पर कमेंट एग्जाम में मत करना। मैसेज रवि बिल्डर्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र हायर्ड मैसेज बिल्डर कंपनी एज एन आर्किटेक्ट फर्म, जो कि जीएसटी में अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है, डिजाइनिंग अ प्लान फॉर 24 बिल्डिंग जो कि कनाडा में बनने वाली है। बिल्डिंग से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो 12(3) में आती हैं। वहां पर B2B हो या B2C सप्लाई हो, हम वहां पर वो देखते हैं वेरेवर दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। बट अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो जाए, जैसे यहां पर है, तो वहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेस ना बनाकर हम बेस बनाते हैं रेसिपिएंट को। तो यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी कनाडा के अंदर है, पीओएस कनाडा में नहीं जाएगा। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, हमारे लिए रेसिपिएंट कौन हो गया? रवि बिल्डर्स, इसने हायर किया ना, तो पुणे महाराष्ट्र, तो हमारा पीओएस क्या आ जाएगा? पीओएस विल बी पुणे महाराष्ट्र। ठीक है जी। हमारा सप्लायर कहां का है? अहमदाबाद का। वैसे कमेंट नहीं करना, बट अगर करना होता तो ये इंटरस्टेट सप्लाई हो जाती और इस पे आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाता। 7th का ये पार्ट, इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। एक तो फेब्रुवरी से पता नहीं क्या प्यार है, सारे क्वेश्चन ही फेब्रुवरी के पूछे चले जा रहे हैं। शायद प्रोबेबली इसका रीजन ये है, सितंबर अटेम्प्ट में 28 फरवरी तक की अमेंडमेंट्स आती हैं ना, इसलिए फेब्रुवरी बार बार पूछे जा रहे हैं। मिस्टर वेंकटेश्वरा स्टार्टेड सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड त्रिपुरा। हिज स्टैटिस्टिक्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी आर एज अंडर। एक पर्सन है वो 2 स्टेट से सप्लाई कर रहा है, दोनों से उसकी सप्लाई दे रखी है। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले देख लेता हूं। इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इंटरस्टेट सप्लाई इंक्लूड्स कमीशन ऑफ एजेंट, वो वगैरह राजस्थान में एक एंट्री है। त्रिपुरा के अंदर एक और है, इनवर्ट सप्लाई है, जिसमें हमें रिवर्स चार्ज में पे करना है। ठीक है। फिर फॉर सेल बाय वेंकटेश इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट, उसने अपने नाम पे इनवॉइस इशू करा है। ये तीनों पॉइंट के अंदर एडजस्टमेंट है। एज्यूम ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड द अमाउंट इज considered as value determined based on the above। पहले आपको क्या निकालनी है? एग्रीगेट टर्नओवर, फिर आपको बताना है कि हम लायबल फ्रिक्शन है या नहीं है। और अगले पेज पे भी कोई एक सेकंड पार्ट है, वो बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों पार्ट्स का जवाब देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अगर रिवाइज करें, एग्रीगेट टर्नओवर पहली बात तो पैन इंडिया बेसिस पर आती है, तो दोनों स्टेट्स को ऐड करना पड़ेगा। सेकेंडली, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर टैक्सेबल सप्लाईज भी आती हैं और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आती हैं। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपकी रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज भी आती हैं अगर आप उनके सप्लायर हो, बट एग्रीगेट टर्नओवर में कभी भी आपकी इनवर्ड सप्लाईज नहीं आती, चाहे रिवर्स चार्ज में हमें टैक्स पे ना करना हो। तो इंट्रास्टेट सप्लाई है राजस्थान की और त्रिपुरा की, दोनों के अंदर एक एक एडजस्टमेंट है। पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। राजस्थान की जो इंट्रास्टेट सप्लाई है वो कह रहा है उसके अंदर कमीशन जुड़ी हुई है, जो हमने एज अ इंश्योरेंस एजेंट दी है। इंश्योरेंस एजेंट की जो सर्विस होती है वो रिवर्स चार्ज में होती है, यानी उस पर टैक्स कंपनी को पे करना होता है। बट एक बार देखो, हमने रिवर्स चार्ज की सर्विस रिसीव करी है या दी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज की सप्लाई ना सप्लायर के हाथ में ऐड होती है, रेसिपिएंट के हाथ में नहीं। तो हमने इस केस में
कमीशन रिसीव करी है, यानी वी हैव गिवन इंश्योरेंस एजेंट सर्विस, हमारी आउटवर्ड में रिवर्स चार्ज है। तो क्या ये 50,000 हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? द आंसर इज यस। हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में पूरा 11 लाख जुड़ेगा। 50,000 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन आर एग्रीगेट टर्नओवर, ऑल्दो इस 50,000 पे हमें टैक्स ना पे करके रेसिपेंट को टैक्स पे करना है। कमिंग टू त्रिपुरा वाली 5 लाख की जो त्रिपुरा वाली सप्लाई है, उसमें क्या लिखा है? इंट्रास्टेट सप्लाई इंक्लूड्स इनवर्ड सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज है। फर्क समझ रहे हो? ऊपर वाले पॉइंट में रिवर्स चार्ज था, मगर वो रिवर्स चार्ज हमारी आउटवर्ड वाली थी। यहां पर रिवर्स चार्ज हमारी इनवर्ड वाली है। इनवर्ड वाली सप्लाई कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होती है। तो हमने वो 1 लाख अगर उसमें जोड़ रखा है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम क्या करेंगे? 5 लाख नहीं, इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे, 4 लाख जोड़ेंगे सिर्फ। और रीजन लिख देंगे, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड इनवर्ड सप्लाईज इवन इफ वी आर लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। इंट्रास्टेट सेल ऑफ वेंकटेश्वर एज अ एजेंट, एजेंट की सप्लाई करी। अब एजेंट, अगर देखो हमारा प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन होता ना, हम फटाक से बोलते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर छोड़ो, सेक्शन 24 लगा देंगे। बट सेक्शन 24 एज अ एजेंट तभी लगता है अगर हमारा प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन हो। हमारा प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन नहीं है, इसका मतलब जब सेकंड पार्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन पे कमेंट करना है तो 24 हमारे पे नहीं लगेगा। आई होप यू रिमेंबर, एजेंट पे मैंडेटरी तभी लगती है अगर पहली बात उसका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है, सेकेंडली वो एजेंट सीबीआईसी का टेस्ट पास कर रहा है। सीबीआईसी का टेस्ट क्या होता है कि उसके पास इनवॉइस अपने नाम में रेज करने की अथॉरिटी है, और तीसरी बात वो टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है, पेट्रोलियम और अल्कोहल में डील नहीं कर रहा है। यहां पर सेक्शन 24 नहीं लगेगा। अब हम एजेंट सीबीआईसी टेस्ट पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखो क्या किया, फॉर सेल इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट इनवॉइस इज इशूड बाय मिस्टर वेंकटेश्वरा, यानी सीबीआईसी का टेस्ट पास हो रहा है और हम यहां पर एजेंट हैं। और अगर आपको याद हो, यहां पर सेक्शन 22 में एक एक्सप्लेनेशन है, वो कहती है प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, एजेंट ने कस्टमर को किया। ये अपने आप में सप्लाई है और इसकी डीम्ड वैल्यू प्रिंसिपल की एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। बट एजेंट ने जो कस्टमर को बोला वो 7(1) की सप्लाई है और इसकी टर्नओवर एजेंट की एग्रीगेट टर्नओवर में आती है। तो यहां पर ये हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा, बिकॉज हम यहां पे सीबीएसई टेस्ट पास कर रहे हैं। अगर सीबीएसई टेस्ट पास ना कर रहे होते देन इट वुड हैव मेंट डायरेक्टली सप्लाई प्रिंसिपल टू कस्टमर हो रही है, बट ऐसा यहां पर नहीं हो रहा। फिर इंट्रास्टेट सप्लाई करिए नॉन टैक्सेबल गुड्स। नॉन टैक्सेबल गुड्स की अगर आपने सप्लाई करी है, डोंट वरी, आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई एक एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है। और मुझे बताओ क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होती है? आंसर इज यस। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? 11 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख। हर किसी का रीजन साथ साथ बताते जाना। और आंसर आ गया 15, 16, 18 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर। पार्ट 1 में हमने क्या बोल दिया? 18 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर। सेकंड पार्ट बोलता है आप हमें बताइए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो या नहीं हो। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात तो गुड्स एंड सर्विस वाला बात है, तो यहां पर 40 लाख तो लगेगी नहीं। लड़ाई किसके अंदर है? 20 लाख और 10 लाख। 10 लाख के लिए MMNT स्टेट होती है। MMNT कौन सी? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। हमारी एक भी ब्रांच अगर त्रिपुरा के अंदर हो गई तो हमारी लिमिट 20 लाख से जगह कितने पे आ जाएगी? 10 लाख पर आ जाएगी। तो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख है, विच इज मोर देन 10 लाख। फाइनल आंसर, हमें सेक्शन 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लेनी है। आर भी क्लियर यहां पर? ठीक है जी, चलें आगे। फिर सेकंड पार्ट जो है रजिस्ट्रेशन पे कमेंट करने का, उसका एक और पार्ट है। वो कह रहा है वेदर योर आंसर विल चेंज इफ इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वेंकटेश्वरा इज ओनली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट। ये अगर आप देखो हमारी आईसीआई की बुक में एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपकी MMNT स्टेट के अंदर कोई सप्लाई हो रही है तो और वो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो उस केस में हम MMNT स्टेट तो 23 में रजिस्ट्रेशन से बाहर ही हो जाएगी, हम उस केस में थ्रेशोल्ड को 10 लाख पर रिड्यूस नहीं करेंगे। हमारी जो बुक है उसके अंदर जो इलस्ट्रेशन है वहां पर आई थिंक गुड्स वाला क्वेश्चन था तो हमने वहां पे 40 लाख मान के चले थे। और हमारी क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी डाल रखे हैं। MMNT स्टेट के अंदर अगर एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाएगी उसकी वजह से हमारा 10 लाख की लिमिट रिड्यूस नहीं होगी। तो अब जो मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में बोला था कि थ्रेशोल्ड हमारी 10 लाख है, वो 10 नहीं 20 हो जाएगी, जबकि हमारी एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख है। तो हमारा आंसर पूरी तरह से पलट जाएगा। हम कहेंगे हमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। त्रिपुरा में इसलिए नहीं लेनी क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं वहां से, और दूसरी स्टेट जो भी है हमारी वहां पर इसलिए नहीं लेनी क्योंकि हमारी 20 लाख से कम, हमारी थ्रेशोल्ड से कम है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ नया पूछ लिया। सेम चीजें सारी ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन बैंक और बुक में डिस्कस कर रखी हैं। तभी मैं जब बोलता हूं ना पेपर इजी है, मैं उस बच्चे के पॉइंट से बोल रहा हूं जो पढ़ के गया हुआ है।
अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो और आपने रिवीजन ही ढंग से कर नहीं रखी, आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं कर रखे, तो आपको ये क्वेश्चन भी मुश्किल लग रहे होंगे। इजी या मुश्किल इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट यू हैव रिवाइज्ड द एग्जिस्टिंग सिलेबस, देन ओनली द थिंग्स आर easy. Because in taxation paper what happens is, even if you have done all the questions, there may be papers, and हर after 2-3 attempt बाद ऐसे पेपर होते हैं wherein ICI drafts new questions and they give more points complicated ones. और वो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स की वजह से क्या होता है, बेशक हम तैयारी करके गए हैं, उसके बावजूद हमारे पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज नॉट वन सच पेपर. यहां पर क्या हो रहा है कि इफ यू हैव स्टडीड, इफ यू हैव डन द क्वेश्चंस, इफ यू आर थॉरो विद द क्वेश्चन बैंक, देन देयर इज नथिंग एज सच व्हिच यू से कि हमारे को कंफ्यूज कर रहा है. ठीक है. स्टेट इन ब्रीफ द रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल विद रेफरेंस टू 138. भाई ये कोई क्वेश्चन है, देखना कह रहा है ई-वे बिल की जनरेशन के बारे में बता दो. अरे इतने सारे प्रोविजन होते हैं यार, तो आप ना बड़े लिमिटेड वे में रह के बोलना. ई-वे बिल के अंदर बोलना ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन केस ऑफ एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेदर दैट मूवमेंट ऑफ गुड्स क्वालिफाइज एज सप्लाई और नॉट. फॉर दिस पर्पस द ट्रांसैक्शन द कंसाइनमेंट वैल्यू शुड बी मोर देन 50,000. अब चाहो तो कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पूरी कहानी बता सकते हो, बट मत बताना, क्योंकि 5 नंबर में पूरी कहानी थोड़ा बताएंगे. फिर देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन इवन इफ द वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज द ई-वे बिल इज नॉट टू बी जनरेटेड. अब ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, सारी बताने की जरूरत नहीं है, 2-3 बता दो. And in certain cases where the consignment value is less than 50,000, then also e-way bill has to be generated. The most notables are handicraft goods की अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं और जॉब वर्कर को. तो प्रोविजन बताने के लिए तो बहुत कुछ है, आपको लिमिटेड वे में बतानी है. ठीक है. फिर ऑल्सो डिस्कस बिल टू शिप टू मॉडल. ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. बिल टू शिप टू मॉडल ने ए ने बी को बिल टू किया मगर सी टू शिप टू किया. तो यहां पर देखा जाए सप्लाई 2 होती हैं. ये सप्लाई नंबर 1 होती है और बी ने सी को सप्लाई कर रही होती है. देयर आर 2 सप्लाईज बट मूवमेंट ए की हो रही होती है. तो यहां पर ई-वे बिल ए की जनरेट होता है और वो ई-वे बिल ए भी जनरेट कर सकता है, बी भी जनरेट कर सकता है. दिस इज हमारा सीबीआईसी का सर्कुलर, जो कि बिल टू शिप टू मॉडल का ई-वे बिल में हमने मल्टीपल टाइम्स पेपर में ऑलरेडी आ चुका है. 86B को ना पता नहीं क्यों प्रैक्टिकल पूछते नहीं है, हर बार थ्योरी में पूछते रहते हैं. भाई इससे अच्छा तो रूल ही हटा दो अगर पूछना नहीं है. मजा तो तब आया ना जब 86 बुक बी का आप प्रैक्टिकल पूछो. हमने अपनी बुक में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया. मैं पिछले कितने अटेम्प्ट से 86 बी का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं हमेशा अपनी बुक के अंदर. एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो आखिरी की क्लासेस में होता है. आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, इंसिडेंट समझो, कोइंसिडेंस समझो, कल मुझे 86 बी पढ़ाना है क्लास के अंदर. तो फिर से मैं 86 भी पढ़ाऊंगा, उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा और आईसीआई एग्जाम में क्या पूछेगा, थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा. मुझे समझ में नहीं आता व्हाट इज दैट ऑब्सेशन विद थ्योरी क्वेश्चन. हाँ जी, 86 भी क्या कहता है, वो कह रहा है अगर आपकी वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई किसी भी महीने 50 लाख से ज्यादा हो तो आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं. रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, बड़ी सिंपल रिस्ट्रिक्शन है. आप अपनी एटलीस्ट 1% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ई कैश से पे करते हो. उल्टा बोलूं तो आप मैक्सिमम 99% ऑफ योर लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ई क्रेडिट से पे कर सकते हो. और मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी क्लास में, कोविड के समय सेक्शन लाया गया था ताकि मिनिमम कैश फ्लो आता रहे. इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो कह रहा है एक्सेप्शन बता दो. तो इसकी एक्सेप्शन बहुत सारी दे रखी है बुक के अंदर. अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, यहां पर लाइन लगी हुई है. अगर आपने इनकम टैक्स के अंदर टैक्स लायबिलिटी पे करी है 1 लाख से ज्यादा, आपने पे करी है, आपके कर्ता ने पे करी है, आपके फर्म के पार्टनर वगैरह ने पे किया है. दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है कि आपने रिफंड ले रखा है, चाहे वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से हो या फिर आपका एक्सपोर्ट की वजह से, और वो रिफंड 1 लाख से ज्यादा का है. तीसरा, अभी तक इस साल के अंदर आपने जो टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे करी है, उसमें एटलीस्ट 1% ऑलरेडी ई कैश लेजर से पे कर रखी है. एक ये वाला पॉइंट आ जाता है हमारा. और लास्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इनके ऊपर नहीं लगते. तो ये सारे एक्सेप्शन है, बट वो कह रहा है डिटेल में मत बताओ. भाई ये क्या बात है, डिटेल में मत बताओ. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ना जो है थोड़ा फालतू फोकट का, पूरा 86 भी पूछ लिया है. और मैं हमेशा बोलता हूं थ्योरी क्वेश्चन ना हमेशा लास्ट प्रायोरिटी रखा करो. अगर आपको आगे वाले क्वेश्चन करने हैं तो थ्योरी में ना वो फालतू में पूरा प्रोविजन पूछ लेते हैं. मुझे गुस्सा पता क्यों आता है थ्योरी क्वेश्चन से, कि बीकॉम जैसे पेपर में तो फिर भी ठीक है यार, तुम्हारे पास इतना सारा कुछ पूछने के लिए है, सम नाइस क्वेश्चंस, केस स्टडी पूछो, क्या थ्योरी पूछते रहते हो. कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चों को मजा आता है थ्योरी लिखने में, तो वहां पर एटलीस्ट कुछ नंबर तो आ जाते हैं ना. A taxpayer cannot file GSTR 1 before the end of the year. Again, क्वेश्चन बैंक में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है. हमारी एक्सेप्शन क्या होती है, इसके अंदर 2 एक्सेप्शन होती है. पहली एक्सेप्शन हमारा GSTR 1 हम महीना खत्म होने से पहले पे कर सकते हैं अगर हमारी कैंसिलेशन हो रही है. और दूसरा, अगर हम CTP हैं, हमारी लिमिटेड वैलिडिटी है, वहां पर भी हम महीना खत्म होने से पहले, अदरवाइज मंथ खत्म होने के बाद ही पे करना होता है.
फिर ऐसे 4 सर्कमस्टांसेस जहां पर हमारा आईएफएफ या जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाता है, वैसे तो 5 हैं। पहला, अगर हमने पिछले महीने की जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी, मंथ या पिछले क्वार्टर एज द केस में भी, अगर हमने पिछले मंथ या क्वार्टर का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया। तीसरा, 88C में अगर हमारी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज में डिफरेंस है। पॉइंट 4, 88D में हमने जो आईटीसी ले रखा है 3B में वो 2B के मुकाबले डिफरेंट है। और पॉइंट नंबर 5, अगर 10A के अंदर हमने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर अपडेट नहीं करी। तो 5 चीजें दे रखी हैं। आप अपनी बुक में देखोगे तो पेज नंबर आपको 15.9 पे मिल जाएगा। वहां पर लाइन वाइज ये सारी कैटेगरी हमने बना रखी है। 5 कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनका आईटीसी ब्लॉक कर रखा है, और आई थिंक मैंने क्लास में इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया था। Unregistered person with aggregate turnover up to threshold limit of registration are not required to get registration। ये हमारी इस बार की तो नहीं, लास्ट ईयर की अमेंडमेंट थी। जो लोग गुड्स वाले हैं, जो Amazon वगैरह के थ्रू सप्लाई करते हैं, बेसिकली 9(5) वाला ईसीओ नहीं है, उनको पहले लेनी पड़ती थी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। बट इसके बाद उनकी 23 में नोटिफिकेशन आ गई, और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला हम आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं दिलवाएंगे अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से कम है, इवन इफ आप अमेज़न के थ्रू सप्लाई करो। बट इसकी कुछ कंडीशन होती थी। कंडीशन नंबर 1, ऐसा पर्सन सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा, उसकी सिर्फ एक ही ब्रांच हो सकती है, मल्टीपल स्टेट में ब्रांच नहीं हो सकती। उसे एनरोलमेंट आईडी लेनी पड़ेगी, और एनरोलमेंट आईडी लेने के लिए कॉमन पोर्टल पे अपना पैन देना पड़ेगा। ये एनरोलमेंट आईडी उसको ईसीओ को देनी पड़ेगी। ईसीओ उसका टीसीएस तो कलेक्ट नहीं करेगा, मगर ईसीओ जीएसटीआर 8 में उसकी सप्लाईज की रिपोर्टिंग करेगा। और लास्ट में ये जो एनरोलमेंट आईडी है, जब भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस हो जाएगी, ये एनरोलमेंट आईडी कैंसिल हो जाएगी, और आपको बदले में क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी लेना पड़ेगा। ये सारी कंडीशन आपको थ्योरी में बतानी है। दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा एग्जाम। और अगर आपने देखा, ज्यादा क्वेश्चन हमारे कॉम्प्लिकेटेड वाले नहीं है, तभी मैं बोल रहा हूं जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी कर रखी है वो मेरे हिसाब से 80 अबव स्कोर कर सकता है, क्योंकि कुछ जगहों तो मिस्टेक होती हैं। देखो सीधी सी बात है, शायद मैंने भी जब पेपर डिस्कस किया हो, सजेस्टेड आंसर आएगा, एक आधी मिस्टेक शायद मेरे से भी हो गई हो, एजम्पशन इधर की उधर होगी हो। तो मैं ये नहीं कह रहा बच्चा 95 ले जाएगा, 100 ले जाएगा, बट जिसने तैयारी करी है वो 80 अबव ले सकता है, और जिसकी तैयारी ठीक ठाक भी है, मेरे हिसाब से दिस इज द काइंड ऑफ पेपर जहां पर एग्जामिनेशन स्कोर की जा सकती है। और विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इस बार जो लॉ का पेपर आया, मैंने सुना है लॉ का पेपर बड़ा ही घातक आया है। तो बच्चों के लॉ में मुझे ऐसा लगता है इस बार 40s और 50s में मार्क्स रहने वाले हैं, तो बच्चों को मार्क्स तो बढ़िया चाहिए। तो अकाउंट्स और हमारा जो ये है टैक्स इस बार अच्छे मार्क्स दिलवा देगा, तो बच्चों को आसानी से ग्रुप 1 में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बाकी आपको किसी भी पार्ट के अंदर कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो जो मैंने आपको फोन नंबर बताया फिर से बता देता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। आई वुड बी ग्लैड टू आंसर टू योर क्वेश्चन। बट जब भी क्वेरी पूछो ना, फोटो खींच के भेजा करो यार, सिर्फ ये मत बोला करो क्वेश्चन सो एंड सो, फोटो खींच के भेजा करो। आप क्वेश्चन लिख के भी भेज सकते हो, ऑडियो में भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको अगर वैल्यू एडिशन मिली है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर द एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब, और शेयर कीजिएगा उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनके लिए आपको लगता है कि वीडियो रेलेवेंट हो सकती है। मिलते हैं आगे। सितंबर 25 की कहानी तो खत्म हुई, जनवरी 26 की कहानी शुरू करनी है। उसके मैराथन्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। जीएसटी का एक पार्ट रह गया अपलोड करने का, जब मैंने बोला वो भी अपलोड हो जाएगा। मैराथन्स हमारे अपडेटेड हो जाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लेकर इस बार हम क्या करेंगे, जनवरी 26 वाले बच्चों के लिए कुछ नया लाएंगे। आपने देखा होगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो मैं सोच रहा हूं क्योंकि मेरे मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है जनवरी 26 के लिए, तो क्वेश्चन सीरीज को लेकर कुछ नया लाएंगे हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, कोई टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 ऐसा कुछ लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।